हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं इन 3 पार्ट्स। उसकी वीडियोस पढ़ी हैं घटनाचक्र दृष्टि की, वो देख लेना। ठीक है, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे हम लोग ओरिजिन ऑफ प्लैनेट, सोलर सिस्टम, अर्थ, रॉक, कॉन्टिनेंट, है ना, माउंटेन रेंजेस वर्ल्ड की कौन कौन सी हैं, प्लेट्यूज, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, वैली, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, कंट्रीज और इनके बॉर्डर्स, है ना, डिपेंडेंट टेरिटरीज, लैंडलॉक्ड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पूरा इंडेक्स है, देख लो। ओके, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ प्लैनेट से। सबसे पहले तो इसमें ये देखो, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट हम लोग कहाँ से मानते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पहले देखते हैं कहाँ से होता है, बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स किससे होता है, बिग बैंग थ्योरी से। इसका मेजर एविडेंस क्या है, इसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की डिस्कवरी हुई थी, उसकी वजह से है ये। उसके प्रोपाउंडर कौन है, जॉर्ज लेमेटियर। ठीक है, इनका नाम याद रखना। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि वो कौन सी लिमिट है, लिमिट बियॉन्ड दैट स्टार्स सफर इंटरनल कोलैप्स, है ना। वो कौन सी लिमिट है जिसके बाद जो स्टार है वो खुद में ही कोलैप्स हो जाता है, मतलब उसका इंटरनल कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो उसको चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। ये इंडियन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट याद रखना, जहाँ पे स्टार का इंटरनल कोलैप्स हो जाता है। ब्लैक होल्स थ्योरी ये किसने दी थी, ये भी इन्हें नहीं दी थी, एस चंद्रशेखर। ठीक है, नेम ऑफ गैलेक्सी इन विच आर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड, है ना, तो ये तो पता होता है, मिल्की वे, या फिर इसको मंदाकिनी भी बोलते हैं। ओके, मॉडर्न थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ये हम लोग ने देखी ली, बिग बैंग थ्योरी, है ना। अच्छा, वो कौन सा कॉन्स्टेलेशन है फ्रॉम वेयर द सिग्नल ऑफ पोलैरिस स्टार इज रिसीव्ड। कॉन्स्टेलेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे जो स्टार्स होते हैं ना हम लोग रात में देखते हैं, वो कुछ यूँ पैटर्न बनाते हैं, है ना, इस तरह का कुछ पैटर्न बनाते हैं, तो उसको पैटर्न को ही कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा पैटर्न है जो इसका सिग्नल देता है पोलर स्टार का, तो उसका नाम सप्तऋषि है, ये याद रखना, पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इन्फाइनाइट गैलेक्सीज, इसको तो यूनिवर्स बोलते हैं, इसमें तो याद करने की चीज़ ही नहीं है। ड्यू टू इट्स इन्फाइनाइट ग्रेविटी इट हैज़ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑल द रेमिनेंट्स ऑफ स्टार, है ना। तो किसकी बात हो रही है, ब्लैक होल की बात हो रही है ना। बेसिकली ये अगर हम लोग समझना चाहें बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो ये ऐसा बोलता है कि इन्फाइनाइटली एक स्मॉल पार्टिकल था। ठीक है, इन्फाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल था जिसकी जो डेंसिटी थी वो इन्फाइनाइट डेंसिटी थी, है ना। तो इन्फाइनाइट स्मॉल हो गया, इन्फाइनाइट डेंसिटी हो गया, है ना, ये एक थी। तो जब ये एक्सप्लोड हुआ, है ना, तो इसी से ही फिर यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग। जो एक्सप्लोजन होता है ना, एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, बैंग, है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे, बिग बैंग मतलब एक्सप्लोजन थ्योरी। ओके, शॉर्ट में समझने को ऐसे ही समझ सकते हैं, बाकी डिटेल में समझना है तो फिर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है ना। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से डिटेल में जानना है तो उसको देखो फिर। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, यहाँ पे हमारा फोकस है गैप फिलिंग का, है ना। जितने PYQ से क्वेश्चन आए हैं उनके थ्रू हम लोग गैप फिलिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड करना चाह रहे। कॉन्सेप्ट के लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज़ है, वो देख लो। ठीक है, चलो, ग्रुप ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, ओरियन नेब्यूला, ये याद रखना, ग्रुप ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार ओरियन नेब्यूला। और अपने सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, वैसे ऐसे याद हो जाएगा। प्रोक्सिमा मतलब प्रॉक्सिमिटी, मतलब पास में, है ना, क्लोज, तो वही है, क्लोजेस्ट टू आवर सन, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ओके, चलो अब सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, है ना, कि अर्थ मतलब सन से दूर जाते हुए कौन कौन से प्लैनेट्स पड़ते हैं, वो एक सीक्वेंस में याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इसके बाद प्लूटो आता था, उसको हटा दिया है। ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में है। ठीक है, तो इसमें देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, एस्टेरॉयड किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ये याद रखना, एस्टेरॉयड वर्ल्ड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में। अगर ना भी याद रहे तो इसको ऐसे याद कर लेना, एस्टेरॉयड बेल्ट बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 हटा दो, लास्ट के 4 हटा दो, है ना, उसके बीच से है। ठीक है, अब क्विपर बेल्ट, ये नेपट्यून के बाद के जितने की, मतलब इसके बाद का जो एरिया होता है ना, उसमें है क्विपर बेल्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना। ओके, अब इसके सीक्वेंस को अलग अलग निमोनिक है ना, कोई किसी से याद करता है, कोई किसी से याद करता है, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। मैंने कैसे किया है, जैसे माई वेरी अर्थी मदर जस्ट स्वेटेड अंकल्स नोज। ठीक है, लिख लेते हैं, माई वेरी अर्थी मदर जस्ट स्वेटेड, स्वेटेड मतलब मारना, अंकल्स नोज। ठीक है, तो ये हो गया निमोनिक, इससे भी याद कर सकते हो, और किसी से याद किया हो तो वैसे याद कर लो। ठीक है, माई वेरी अर्थी मदर जस्ट स्वेटेड अंकल्स नोज। ओके, चलो नेक्स्ट क्या याद करना है कि उनके साइज़ को भी हम लोग सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं PCS में, इसलिए याद करने पड़ेंगे। UPSC नहीं पूछेगा ये सब, बट PCS वाले पूछते हैं ये सब फालतू के सवाल। ठीक है, तो साइज़ में अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, नेपट्यून, है ना, और सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी।
और मार्स, ठीक है। तो इसमें दो दो याद कर लो, ज़्यादा नहीं तो सारे तो मतलब याद हों तो अच्छी बात है, बट ये ज़रूर याद रखना कि सबसे बड़ा है जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, और सबसे छोटा मरकरी, उससे बड़ा मार्स, ठीक है। ये चारों तो पक्का ही याद होने चाहिए, और अर्थ का भी याद कर लो, है ना। ये नीचे से मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4th नंबर पर पड़ता है साइज में, ओके। चलो हाँ, ये तो वही हो गया। देखो जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो रॉक से बने होते हैं। और बाद में जो होते हैं उसको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, लास्ट के 4, है ना, ये गैस से बने होते हैं, इस वजह से इनको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, ओके। फिर ये देखो डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज किया गया है ना, तो ये तो हम लोग ने पहले ही याद कर लिया है, माई वेरी अर्थी मदर जस्ट स्वेटेड अंकल्स नोज, है ना, वही चीज़ है। उसकी डिस्टेंस कितनी है ये सब याद नहीं करना है, ठीक है, इतना फैक्चुअल भी नहीं पढ़ना है। अब सन के बारे में चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो देखो सन 110 टाइम्स ऑलमोस्ट, मतलब अप्रॉक्स ले लो 110 टाइम्स बिगाड़ है अर्थ के, तो ये याद करना नहीं है। सरफेस टेम्परेचर भी नहीं याद रखना है। लोकेशन तो ये तो पता ही है, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है ना, तो इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पता ही होता है, ये याद रखना है। सन के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से, ओके, फिजन से नहीं आती है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन के अंदर, ओके। दूसरा क्या याद रखना है कि जो उसका आउटर पार्ट होता है ना सन का, उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं, ओके, आउटर लेयर ऑफ द सन, ठीक है। अब सोलर इक्लिप्स क्या होता है, इसको ऐसे याद करो, मतलब भूल जाते हैं कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, किसमें कौन सा बीच में आता है। तो इसमें ये याद रखो, इक्लिप्स मतलब होता है ढकना, ठीक है। तो सोलर को ढकना मतलब सन को ढकना, ओके। अब सन कब ढकेगा? जैसे सन मान लो यहाँ पे है ना, बीच में मून आ जाएगा, यहाँ पे अर्थ है ना, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो फिर हम लोग को सन दिखेगा नहीं, मून आ जाएगा बीच में। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है सोलर इक्लिप्स, ओके, जब मून मतलब बीच में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही लूनर में क्या हो जाएगा? लूनर में अर्थ बीच में आ जाएगा, है ना, मून इधर होगा, अर्थ बीच में और सन इधर, ठीक है। तो अब ये मून नहीं दिखेगा, ओके, ये तो बेसिक है, पता ही होता है, फिर भी चलो मरकरी के बारे में देखते हैं। इसमें क्या याद रखना है? ये भी हम लोगों ने देखा था, स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है ना, वो याद रखना है। और इस पर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट कौन सा भेजा गया था? मराइनर 10, ये याद रखना, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सेंट टू द प्लेनेट मरकरी, ठीक है, मराइनर 10, ओके, मराइनर मरीरन जो भी बोलो, ठीक है। और ये सब याद रखना नहीं है, एवरेज टेम्परेचर और डियोनल टेम्परेचर, ठीक है। ये याद रखना है कि इसकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मरकरी की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ओके। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं मरकरी से रिलेटेड, है ना। एक तो टाइम इंटरवल बिटवीन द वन वर्नल इक्विनॉक्स टू अनदर वर्नल इक्विनॉक्स, है ना। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब डे एंड नाइट दोनों इक्वल ड्यूरेशन की होती है ना, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो उसके बीच का जो टाइम होता है ये साल में 2 बार पड़ता है ना, तो उसके बीच का टाइम को ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं, ये याद रखना, ओके। अच्छा कमेंट करके बताना इक्विनॉक्स कब होता है, साल में 2 बार होता है ना, 2 टाइम्स, उसको कमेंट करके बताना कब होता है। प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये अर्थ है ना। तो ये वैसे तो ये याद नहीं होना चाहिए, तो फालतू का सवाल आ गया, अब नहीं आएगा इस टाइप का, ठीक है। याद हो जाए तो अच्छा है कि मतलब ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ रोटेट करती है, ओके, रोटेट नहीं रिवॉल्व करती है, सॉरी, ओके। इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 5th, अच्छा ये तो करंट अफेयर था, है ना, ये तो पढ़ना ही नहीं है, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होगा, अब नहीं है, ओके। अब तो चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, करंट अफेयर में कवर करेंगे। एनुअल इवेंट विच इज़ हेल्ड ऑन 22 अप्रैल, है ना, तो 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, ठीक है, ये याद रखना, 22 अप्रैल अर्थ डे। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस, ये याद रखना, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हमको याद रखनी है कि डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, क्लोजेस्ट कौन सा है, हैवीएस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है ना, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कोल्डेस्ट प्लैनेट हो गया यूरेनस, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? अर्थ की, ओके। ग्रीन प्लैनेट किसको कहा जाता है? अर्थ को, ओके। चलो अब मरकरी हो गया, अब वीनस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, ओके। और इसको क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसी को ही कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम को दिखता है वीनस अर्थ से, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट भी है ना, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये डिस्टेंस याद रखनी नहीं है, ओके। सेकंड क्लोजेस्ट टू सन, ये तो याद ही होता है, वो हम लोग ने सीक्वेंस याद कर लेंगे, तो इसकी भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, मरकरी एंड वीनस दोनों की ही नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग गलत कर सकते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट हम लोग सोचेंगे कि सन के सबसे पास वाला प्लैनेट होगा, है ना, मरकरी, बट ऐसा नहीं है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है, ओके। नेक्स्ट अर्थ के बारे में देखते हैं, है ना। तो अर्थ के बारे में देखो क्या पढ़ना है, ये तो 3rd प्लैनेट है, ये तो याद हो गया, है ना, सीक्वेंस याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा। साइज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, ये हम लोग ने पढ़ा था, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो 4th नंबर पर पड़ता है ना, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो 5th नंबर पर पड़ेगा, तो वही चीज़ है। लोकेशन ये तो इसी से याद हो जाएगा, सीक्वेंस से। समर सॉलिस्टिस कब होता है? 21 या फिर 22 जून को, ओके। समर सॉलिस्टिस बेसिकली क्या होता है?
जब हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डायरेक्टली ओवरहेड होता है सन, ओके, तब होता है समर सॉलिस्टिस। जैसे ऐसे ये अर्थ होती है, ये इक्वेटर हो गया, यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब सन डायरेक्टली यहाँ पर आएगा उसकी रेज, तब होता है समर सॉलिस्टिस, ओके। और जब कैप्रिकॉर्न के ऊपर आएगा तब क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिस, ओके। जब यहाँ पे आएगा तो सबसे बड़ा डे होगा, है ना। तो ऐसे भी ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा डे कब होता है, 22 जून को, ओके। और स्मॉलेस्ट डे कब होगा, जब ये विंटर सॉलिस्टिस होगा। तो ये कब पड़ता है, ये 22 दिसंबर को पड़ता है, ठीक है। बेसिकली 6 मंथ्स का गैप होता है, ऐसे याद कर लो, एक डेट याद रह जाए बस, 22 जून जैसे याद रहेगी तो इसके 6 महीने बाद विंटर सॉलिस्टिस पड़ेगा, ओके। एक्सियल टिल्ट ये हम लोग जानते ही हैं, 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री, ओके। इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं, तो पता है, ठीक है। विंटर सॉलिस्टिस ये देखो, ठीक है, वही चीज़ हो गई। अब देखते हैं मार्स के बारे में। इसमें क्या एवरेज टेम्परेचर याद रखेंगे, नहीं रखेंगे। इसका 4th प्लैनेट है, ये तो याद है ही हम लोग को। मंगलयान भेजा गया था मार्स पे, ठीक है। तो बेसिकली मार्स को हिंदी में ही मंगल बोलते हैं, मंगल ग्रह, ठीक है। तो उसी से याद रहेगा, मंगलयान ऑन मार्स। इनॉर्मस शील्ड माउंटेन है इस पर, जिसका नाम क्या है, द निक्स ओलंपिया। इसको याद कर सकते हो, ठीक है। मान लो कहीं पूछ लिया भूले भटके, तो पता होना चाहिए कि निक्स ओलंपिया कहाँ पर है, ये मार्स पर है, ओके। मान लो ऐसा दे दिया कि ये माउंटेन कहाँ पर है, द निक्स ओलंपिया, यूरोप में है, एशिया में है ना, अंटार्कटिका में है, और एक दे दिया मार्स में है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही एलिमिनेट करेंगे, तो इसलिए ये पता होना चाहिए, ओके। इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है ना। रेड प्लैनेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड का कलर रेड होता है, इसी की वजह से मार्स का कलर भी रेड हो जाता है, ओके। इसकी 2 सैटेलाइट हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ना, मरकरी एंड वीनस, इसकी कोई भी नहीं है नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की एक है ना। कौन सी है, मून, है ना, ये तो पता है। अब मार्स की 2 हैं सैटेलाइट, ओके। फोबोस एंड डीमोस, नाम याद रखना है, ठीक है, फोबोस एंड डीमोस, ओके। चलो नेक्स्ट जुपिटर, ठीक है। अब हम लोग जोवियन प्लैनेट पे आ गए हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, ठीक है। जुपिटर फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ओके। लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये हम लोग ने देख ही लिया, ओके। और अगर सैटेलाइट्स की बात करें तो इसके पास सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है, ठीक है, 146 के आसपास है, ओके। और इसके पास अब ये 79, ये तो 2018 का डाटा है, अब इसके पास 95 के आसपास है, ओके। तो ये सेकंड नंबर पे जुपिटर, फर्स्ट पे है सैटर्न, ये याद रखना, ओके। इसको और क्या कहा जाता है, मिनिएचर सोलर सिस्टम कहा जाता है, ओके। अच्छा, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक और याद रखना कि ये स्टार और प्लैनेट दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है जुपिटर, ओके। स्टार और प्लैनेट दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है, बाकी ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखो सैटर्न के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ये पुराना डाटा है ना, अब 146 के आसपास हैं। इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ये याद रखना। इसकी सबसे जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम टाइटन है, ओके। इसको और क्या कहा जाता है, ग्लोब ऑफ गैसेस या फिर गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, ओके, ये कहा जाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये तो मैं पता ही है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें प्लानिटरी रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे मतलब रिंग्स से रिलेटेड कोई प्लानट है, सबसे अच्छी रिंग्स इसी के पास है, ओके। जैसे ये प्लानट है, इसके आसपास ऐसी ऐसी रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये सैटर्न है, ठीक है। गैसेज याद रखनी है और ये सब याद रखना नहीं है, ओके। चलो अब मून देखते हैं, चंदा मामा, ठीक है। सबसे पहले तो ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ओके। अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, एक्सेस ऑफ टाइटेनियम इन रॉक्स, ये याद रखना, ठीक है। मून पे जो रॉक्स हैं उसमें टाइटेनियम का एक्सेस है, ठीक है। मतलब टाइटेनियम उनमें ज़्यादा है वहाँ के पत्थरों में, ओके। लूनर इक्लिप्स हम लोग ने देख ही लिया था, इसको और क्या बोलते हैं, फॉसिल प्लैनेट, ओके। इट हैज़ अ एटमॉस्फेयर कॉल्ड एग्जॉस्फेयर, ठीक है। तो मून के पास भी अपना एक एटमॉस्फेयर है जिसको हम लोग एग्जॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये 5th लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, मतलब सारे प्लैनेट्स के अगर मून देख लें, मून कह रहे हैं नेचुरल सैटेलाइट देख लें, तो उसमें ये 5th लार्जेस्ट नंबर पे आता है, ठीक है। स्टेट ऑफ सुपर मून है ना, ये कब कहा जाता है कि जब मून सबसे पास्ट में होता है अर्थ के, ओके, तब इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सुपर मून, ओके। अब देखो रिवोल्यूशनरी पाथ ये एलिप्टिकल होता है, ये तो पता ही है ना, ये देख ही लिया। तो इतनी चीज़ें हमको मून की याद रखनी थी बस, ओके। इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। अब देखो स्प्रिंग टाइड है ना, तो 2 तरह की टाइड होती हैं, एक होती है स्प्रिंग टाइड, एक होती है नीप टाइड, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। जब मतलब कि जैसे यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे मून होगा, और यहाँ पे वो होगा अर्थ, नहीं अर्थ बीच में होगा, सॉरी, मून इधर होगा और इधर होगा सन, ठीक है। तो तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड में 20% हायर होती है, जो टाइड की लेंथ होती है ना, हाइट होती है, जैसे ऐसी ऐसी टाइड आती है ना ये, तो इसकी जो नॉर्मल अगर लेंथ ये है तो इसकी 20% हायर होगी, ओके, स्प्रिंग टाइड में। ये देखो इधर मून होगा, बीच में अर्थ होगा, फिर इधर सन होगा, ओके।
अब ये मून इधर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, ठीक है। दोनों केस में ही स्प्रिंग टाइड होगा, ओके। अब इसमें बस ये याद रखना कि 20% हायर होती है और स्ट्रेट लाइन में स्प्रिंग टाइड होती है, ओके। अब दूसरा जो था नीप टाइड, है ना, नीप टाइड, उसमें क्या होता है, इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सन है तो बीच में अर्थ होगा और इसके या तो ऊपर होगा मून, है ना, या तो नीचे होगा मून, ठीक है। अभी कौन से दिन होता है, ये तो ये सप्तमी पे होता है। सप्तमी मतलब 7th डे पे, या फिर अष्टमी मतलब 8th डे पे, ठीक है। तो 7th या फिर 8th डे पे ये नीप टाइड पड़ती है। उसमें 20% स्मॉलर होती हैं जो टाइड्स होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। राइट एंगल्स पे होता है। तो ये हो गई हमारी नीप टाइड, ओके। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड देखो, एक फर्स्ट स्पेस मिशन टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ मून, ठीक है। तो पहला कौन सा ऐसा मिशन था जो पहले सर्फेस ऑफ मून पे गया था, तो था लूना 9, ओके। और ये किसने किया था लॉन्च, रशिया ने, है ना। उस टाइम पर ये सोवियत यूनियन था जब भी लॉन्च हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। लूना 9 रशिया, ओके। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन कौन था मून पे, अपोलो 11, ठीक है। तो ये दो याद रखना, लूना 9 एंड अपोलो 11, ओके। एस्टेरॉइड्स क्या होता है ना, एस्टेरॉइड बेल्ट हम लोग ने देखी थी, किसके बीच में थी, ये थी मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना। जो अंदर के 4 और बाहर के 4 उनके बीच में थी एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, है ना, इक्वेटर, है ना, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन, प्राइम मेरिडियन, है ना, ये कहाँ पर मीट करते हैं, ठीक है। मतलब बोलना चाह रहा है ये, जैसे अर्थ होती है, हम लोग ने पढ़ा था लैटिट्यूड्स ऐसे होता है ना। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड कौन सा होता है, इक्वेटर, है ना। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। वो कहाँ पे मीट करते हैं, है ना, कहीं पे तो मीट करते होंगे। तो वो मीट करते हैं गल्फ ऑफ गिनी में, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी में, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, गल्फ ऑफ गिनी, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में पड़ता है। जैसे ये ऐसे अफ्रीका है ना, तो ये ऐसे ऐसे है कुछ, तो यहाँ पे पड़ता है ये गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। यहाँ पे है ना, तो आपका गिनी बिसाओ, है ना, ज़ॉम्बी ड्रग हम लोग ने प्रीलिम्स में पढ़ा था, है ना। यहाँ पे पड़ता है सियरा लियोन, उसके ऊपर है गिनी, तो यहाँ पे ये पड़ता है आपका गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट में है अफ्रीका के। यहाँ पे ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, ओके। बाकी तो ये सब हम लोग ने पढ़ ही लिया था। दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर होती है, ग्रेट सर्कल बोलते हैं, है ना, इक्वेटर को। ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था। लाइन रिलेटेड टू ऑल पैरेलल लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना, और इक्वेटर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी हम लोग ने पढ़ लिया था, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, है ना। लॉन्गिट्यूड के बारे में भी सब कुछ हम लोग ने कवर कर लिया था, है ना। चाहे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री, है ना, 0 तो कौन सी है, प्राइम मेरिडियन, वो कहाँ से जाती है, गल्फ ऑफ गिनी से, ठीक है। लेकिन जो 180 डिग्री है, जस्ट इसके जो ऑपोजिट है पीछे साइड, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको बोलते हैं, वो बेरिंग स्ट्रेट से जाती है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। ये कहाँ पे पड़ता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एशिया और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बीच का जो डिस्टेंस है, बेसिकली जैसे इधर ये रशिया है ना, और इधर ये वो है अलास्का, है ना, तो ये है इधर है यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, ओके। चलो ये सब हम लोग देख चुके हैं ना, इंडियन ज्योग्राफी में ही हम लोग ने कवर कर लिया है सब, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, है ना, ये भी सब भी हम लोग ने, अच्छा ये नहीं कवर किया तो ये कर लेते हैं, चलो, है ना। कि इसमें बोला है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका से ही पास होता है, अफ्रीका से भी होता है और एशिया से भी होता है। तो सबके हम लोग अलग अलग देख लेते हैं, है ना, निमोनिक के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, USA, बहामास एंड मैक्सिको, ठीक है। तो इसको MBA की तरह याद कर लो, कि मान लो कोई भी एक लड़का है, वो MBA करने गया है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो MBA, M फॉर मैक्सिको, B फॉर बहामास एंड A से अमेरिका, ठीक है, अमेरिका मतलब USA, ओके। तो ये MBA फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ओके। अफ्रीका का ऐसे ही देख लेते हैं, है ना। अफ्रीका में निमोनिक क्या हो जाएगा, स्मॉल नेम, ठीक है। जैसे कि याद कर लो, जैसे अफ्रीका में जो नेम्स होते हैं लोगों के बहुत छोटे छोटे होते हैं, वैसे होते तो बड़े हैं, लेकिन निमोनिक के लिए याद कर लो कि बहुत छोटे होते हैं, ओके। तो स्मॉल नेम, ठीक है। इसमें जो लास्ट है इसका L और इसका E, ये काउंट नहीं होगा, बाकी सब होंगे, ठीक है। तो वही है, देखो SMAL, स्मॉल नेम से क्या हो जाएगा N, ये E और M, है ना, सॉरी ये E होगा यहाँ पे, A नहीं होगा, ठीक है, A स्मॉल होगा और E ये होगा, ठीक है। तो NME, ठीक है। तो ऐसे कुछ याद कर सकते हो। बाकी एशिया में का निमोनिक क्या हो जाएगा, मॉब इज़ क्यूट, ठीक है। क्यूट का जो E है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। मॉब इज़ क्यूट ऐसे याद कर लो, ठीक है। MO और BCUT, है ना, और इज़ का IS, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा, मॉब इज़ क्यूट, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा कि कहाँ से पास नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये याद कर लेना तीनों, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ही पूछ सकता है ना। तो ये कहाँ से पास होता है, एक तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया, ठीक है। ओशिनिया वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये 2 याद कर लेना। साउथ अमेरिका का निमोनिक क्या हो जाएगा, ABC गाओ, है ना, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना ABC कैसे याद करते हैं, गा गा के, है ना, तो ABC गाओ,
A, B, C और गाओ से क्या हो जाएगा पैराग्वाय, ठीक है। वैसे ही देखो अफ्रीका का निमोनिक क्या हो जाएगा, नोबडी सी मून मिशन इन अफ्रीका, ठीक है। तो जैसे कि अफ्रीका बहुत ही पुअर कंट्री है ना, पुअर कॉन्टिनेंट है सॉरी, तो वहाँ पे मून मिशन ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि किसी ने भी मून मिशन नहीं देखा है अफ्रीका में, नोबडी सी मून मिशन इन अफ्रीका, ठीक है। नोबडी सी मून मिशन इन अफ्रीका, ओके। नोबडी सी मून मिशन इन अफ्रीका, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ओशियानिया का इंपॉर्टेंट है नहीं, याद करना चाहो तो कर लो, ऐसे हो जाएगा ओशियानिया का। एटीपी, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसी से याद कर लो ए, टी और पी, ओके। ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, पोलिनेशिया। पोलिनेशिया अच्छा किसके अंडर में है, फ्रांस के अंडर में, ठीक है। चलो डे और नाइट के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, है ना। तो जैसे अभी पहले पूछा था ना इक्विनॉक्स कब होता है ना, आपको कहा था कमेंट में करने को, तो उसका यही है आंसर। एक तो 20-21 मार्च को होता है और एक 22-23 सितंबर को होता है, ओके। 20-21 मार्च वाला स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है एंड 22-23 सितंबर वाला ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है, ओके। ये क्या होता है इक्विनॉक्स, जब डे एंड नाइट इक्वल होता है, ओके। यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द अर्थ, तो एज ऑफ द अर्थ के लिए यूरेनियम डेटिंग यूज़ होती है, ये याद रखना, ठीक है। कार्बन डेटिंग यूज़ नहीं होती, ठीक है। कार्बन डेटिंग की एक लिमिटेशन है कि वो ज़्यादा जो पुरानी चीज़ें होती है ना उसको मेज़र नहीं कर पाता है, तो पुरानी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो पुरानी चीज़ें हैं उसके लिए यूरेनियम डेटिंग मेज़र मतलब यूज़ होता है मेज़र करने के लिए, ओके। अब ये याद कर लो, जैसे ऐसा कौन सा वो है कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं, ठीक है। तो ये इकलौता कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है, कैप्रिकॉर्न भी जाता है, इक्वेटर भी जाता है, ओके। अफ्रीका में लाइन पासिंग थ्रू साउथ अमेरिका, है ना, तो साउथ अमेरिका से इक्वेटर भी पास होता है, कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, ओके। विंटर सोलिस्टिस, है ना, ये तो हम लोगों ने देखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जस्ट वर्टिकल ओवरहेड होता है सन, ओके। अर्थ ऑलवेज रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ का रोटेशन बोलते हैं, ये तो बेसिक है ना। आप नॉर्थ पोल में जो ड्यूरेशन होता है डे का, तो वो 6 महीने होता है, मतलब 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे डे रहता है, फिर अगले 6 मंथ्स के लिए नाइट रहती है ना, तो ये याद रखना। मैक्स ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इन नदर्न हेमिस्फेयर, है ना, सबसे ज़्यादा वहाँ पे डे लाइट कब आती है नदर्न हेमिस्फेयर में, 21-22 जून, है ना, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ओवरहेड होता है, ओके। और बिग बैंग थ्योरी भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हम लोग कवर कर लिए। चलो ऑरिजिन ऑफ अर्थ देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कोलिजन थ्योरी है, इसको किसने दिया है, कॉम्टे डी बफेन। टाइडल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स, हेरोल्ड जेफरी, है ना। तो ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल थ्योरीज हैं, है ना। और इनके क्या याद करना है कि इसको, इसके प्रोफाउंडर कौन है, ठीक है, किसने मतलब वो दी है थ्योरी, ठीक है। तो इसमें देखो सारे याद करना तो पॉसिबल नहीं है, कर लो तो अच्छी बात है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये 4, 1 2 3 4, इसको पक्का याद कर लेना। जैसे कि नेब्यूलस मटेरियल की थ्योरी किसने दी है, इमानुएल कांत ने। नेब्यूलर हाइपोथेसिस ये लैप्लेस ने दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लैनेटिसिमल्स हाइपोथेसिस ये चैम्बरलेन मोल्टन ने। और बिग बैंग थ्योरी तो आई इंपॉर्टेंट, ठीक है, जॉर्जिस लेमेटर, ये हम लोग ने पहले भी देखा था, ठीक है। तो ये 4 याद कर लेना, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में, पत्थरों के बारे में। सबसे पहले स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी, ओके, ये याद रखना। कितने तरह के रॉक्स होते हैं, देखो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो अब इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इग्नियस रॉक पढ़ते हैं। इसमें क्या याद रखना है, इसकी एक तो कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है कि इसमें लेयर्स और फॉजिल्स नहीं होती हैं, ठीक है। ना तो लेयर्स होती हैं ना फॉजिल्स होती हैं, लैक ऑफ लेयर्स एंड लैक ऑफ फॉजिल्स, ओके। क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं ये। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इन तीनों का फॉर्मेशन जरूर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन होता है कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, ठीक है। मैग्मा जो निकलता है ना वोल्केनो से, लावा जो निकलता है उसको मैग्मा बोलते हैं, ओके। तो वो जब कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, उसी से इग्नियस रॉक बनते हैं, ओके। इसके 2 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। कोई रिलेशन वॉल्केनिक एक्टिविटी है ना, तो ये तो याद ही रहेगा, जब ये मैग्मा से निकल रहा है तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से तो रिलेशन हो गई, ठीक है। तो इसको मत याद करो, टाइप भी मत याद करो, एग्जाम्पल्स एक बार रीड कर लेना, ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, एक कौन से टाइप का रॉक है, ठीक है। तो इसलिए एक बार रीड कर लेना। और इसको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है, ओके, इग्नियस रॉक को। क्योंकि प्राइमरी रॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी से ही बाकी 2 रॉक बनते हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ओके। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ मिनरल ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। मतलब जो वेदरिंग और इरोजन होता है ना मटेरियल, वो जब बाद में एक्यूमुलेट हो जाता है और अंडर हाई प्रेशर वो डिपॉजिट होता रहता है ना, तो प्रेशर की वजह से वो रॉक बन जाता है, उसी से ही जो बनता है उसी को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ओके। इसी प्रोसेस को लिथिफेक्शन भी बोलते हैं, लिथिफिकेशन, ओके। तो सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनते हैं, लिथिफिकेशन से, ओके। इसका क्लासिफिकेशन जैसे इसमें क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन था, है ना, वैसे ही इसका भी है। कुछ मैकेनिकल प्रोसेस से जैसे बनते हैं, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, शेल, सिल्ट,
है ना। कार्बोनिक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं कुछ कोल और चॉक की तरह, और कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं जैसे हेलाइट और लाइमस्टोन, ठीक है। तो जैसे ये इसके एग्जांपल हैं वैसे ही ये इसके एग्जांपल्स हैं, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। फिर देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, थर्ड टाइप। ये कैसे बनता है? ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस, इसकी वजह से बनता है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, इसमें ये देखो एक्युमुलेशन एंड डिपोजिशन की वजह से बन रहा था क्योंकि वेदरिंग और इरोजन हो रहा था। ओके, और इसमें ये कैसे बन रहा है? टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस की वजह से, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक शेल रिफॉर्मेशन, है ना। और फिर देखो एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि जो मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक, मतलब जो इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक बन जाते हैं वो हैं। तो जैसे ये है ना, ये इग्नियस रॉक्स हैं, ये चेंज होके जब प्रेशर और ये टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है इग्नियस रॉक, वही दे रखा है, ये इग्नियस है, ये चेंज हो गए मेटामॉर्फिक में। ओके, तो किसका क्या फॉर्म है? जैसे ग्रेनाइट नीस में चेंज होता है, बेसाल्ट सिस्ट में चेंज होता है ना, और बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में भी चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखना है। ऐसी कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स जो सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, है ना, जैसे शेल से स्लेट बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, चॉक डोलोमाइट से भी मार्बल बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट और कॉन्ग्लोमरेट से भी क्वार्ट्जाइट, ठीक है। तो एक बार ये रीड कर लेना बस, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ जाता है कभी कभी। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्टिनेंट में एरिया वाइज इनको याद कर लो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा एरिया कौन से कॉन्टिनेंट का है, सबसे कम किसका है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ये नहीं याद करो किसका कितना एरिया है, बट ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं इससे सीक्वेंस में लगाने को ही आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं पूछता है सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, बल्कि सीक्वेंस में लगाने को पूछता है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। ओके, इसकी कुछ निमोनिक हो तो मैं भी बताना, ठीक है। वैसे तो याद कर लेना, अच्छा है। अब देखो एवरेज एलिवेशन के हिसाब से देखो, है ना, मतलब जो मीन सी लेवल हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी को ही बोलते हैं एवरेज एलिवेशन, है ना, मतलब कितने ऑल्टीट्यूड पर है वो। तो इसका सीक्वेंस याद ना करो तब भी चलेगा, बट इसका ये याद रखना सबसे ज़्यादा ऊपर अंटार्कटिका है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पर अंटार्कटिका है। ये देखो 1846 है, बाकी सब इससे कम है ना। और सबसे जो लोएस्ट पॉइंट पे वो है यूरोप, 302 मीटर, ठीक है। तो ये याद रखना, ये है हाईएस्ट और ये है लोएस्ट। ओके, फिर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ, है ना। देखो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबिया, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है? लैटिन अमेरिका। ओके, कॉन्टिनेंट फेमस फॉर डार्क कॉन्टिनेंट, है ना, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है ना, ये तो पता ही है, वहाँ के लोग डार्क होते हैं, इस वजह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ये हम लोग ने देखा ही अभी, ऑस्ट्रेलिया, है ना। साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड इट्स 8th कॉन्टिनेंट, है ना। तो साइंटिस्ट ने 8th कॉन्टिनेंट को भी क्लेम किया है, जिसको हम लोग जीलैंडिया बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के इधर साइड में, राइट साइड में, ईस्ट साइड में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन रेंजेस, है ना। वर्ल्ड की कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो फोल्ड माउंटेन्स, ये कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स कंप्रेशन की वजह से होता है, ठीक है, ये याद रखना। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से, ठीक है। ये वर्ल्ड्स के हाईएस्ट और वाइडेस्ट माउंटेन्स होते हैं, है ना। तो ये तो याद रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं, एंडीज़ और रॉकीज़। ओके, तो कहीं पे आ जाएगा कि एंडीज़ और रॉकीज़ किस टाइप के माउंटेन्स हैं, तो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओके, एंडीज़ कहाँ पर पड़ता है, मतलब सॉरी, एंडीज़ का हाईएस्ट पीक कौन सा है? एकोंगुआ। ओके, वही रॉकीज़ का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एल्बर्ट, ये याद रखना है, ठीक है। एंडीज़ कहाँ पर सॉरी, एंडीज़ कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। और रॉकीज़ कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में, ये याद रखना, ठीक है। एंडीज़ साउथ अमेरिका, रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका, इसकी हाईएस्ट पीक एकोंगुआ और रॉकीज़ की माउंट एल्बर्ट, ठीक है। ये चार चीज़ें याद रखनी है। और फोल्ड माउंटेन किससे बनते हैं? फोर्स ऑफ कंप्रेशन की वजह से, ठीक है। अब देखो कुछ मेजर न्यू एंड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। न्यू और फोल्ड माउंटेन्स को देखते हैं। हिमालयाज, सदर्न एल्प्स एंड एल्प्स, ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो हिमालय तो हमको पता है कहाँ पर है ना, इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक भी हमको पता है माउंट एवरेस्ट है, जिसको सागर मथा भी बोलते हैं, ये याद रखना, माउंट एवरेस्ट को ही सागर मथा बोलते हैं, ठीक है। सदर्न एल्प्स ये कहाँ पर पड़ता है? ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड में है, ठीक है। जैसे ऐसे कुछ है ना न्यूजीलैंड, तो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कुक या फिर आओराकी, ठीक है, ये याद रखना है। इसकी बेसिकली इसमें रेंजेस में यही याद रखना है कि उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है और लोकेशन क्या है। ओके, तो हिमालय हो गया, सदर्न एल्प्स हो गया। एल्प्स कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा हमारा यूरोप में, ठीक है। अब इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो मत याद करो, बट इतना याद रखना यूरोप में पड़ता है एल्प्स, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक, ओके, माउंट कुक, अरोकी एंड माउंट ब्लैंक, ओके। ये सब क्या है? फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है, ये भी याद रखना, ठीक है। एग्जाम फैक्ट्स, है ना, मतलब उसी से रिलेटेड फैक्ट क्या क्या देखो, ये तो हम लोग ने देख ही लिया। रॉकी और एटलस क्या है? फोल्ड माउंटेन्स है ना। रॉकीज देखा था, एटलस नहीं देखा था, ठीक है। तो एटलस भी फोल्ड माउंटेन है, ओके। अब देखो माउंटेन कॉल्ड एज ओशंस ऑफ माउंटेन, है ना, ये याद रखना कि ओशन ऑफ माउंटेन्स किसको कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू को, ओके। वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन,
ये दो अलग अलग माउंटेन है, ये दोनों ही कहाँ पर है, यूएसए में। ओके, ये देखो ब्लैक माउंटेन, ये भी यूएसए में है, तो ये याद रखना, वाइट और ब्लैक दोनों ही यूएसए में। ओके, डोम माउंटेन है ना, ये कौन सी तरह के माउंटेन होते हैं, इसका फॉर्मेशन वही होता है ना, जैसे उधर हम लोग ने देखा था ना, सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी इग्नियस रॉक जैसे बनते थे, मैग्मा निकलता था, वो जब सॉलिडिफाई हो जाते थे तो वो रॉक बन जाते थे। ठीक है, तो वही रॉक से जो पहाड़ बन जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डोम माउंटेन। ओके, वॉल्केनिक एक्शन एंड टेरेस्ट्रियल अपलिफ्ट की वजह से। इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, सिंसिनाटी, ब्लैक हिल्स है ना, ब्लैक हिल्स अभी हमने ऊपर देखा था यूएसए में, और बिग हॉर्न्स है ना, ये तीनों ही यूएसए में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे डोम माउंटेन्स हैं। फुजियामा ये जापान का है, और कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल हो गए डोम माउंटेन के, ये याद रखना। एक तो ये याद रखना ये कहाँ पर है, यूएसए, जापान, इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ये सब पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में। ठीक है, और ये किस टाइप के माउंटेन हैं, डोम माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड माउंटेन्स है ना, जैसे कि एक सियरा नेवादा एंड एनाकोंडा है ना, ये दोनों ही यूएसए में। इसमें बस ये याद रखो, ये मिक्स्ड माउंटेन मत याद रखो, बट ये याद रखो सियरा नेवादा एंड एनाकोंडा, ये दोनों ही कहाँ पर है, यूएसए में। ओके, रेसिडुअल माउंटेन, ये कैसे होता है, रेसिडुअल नाम से ही समझ में आता है, इरोजन की वजह से हो रहा होगा है ना, मतलब कोई पहले से पहाड़ होगा, उसी का ही इरोजन हो गया होगा, तो जितना पहाड़ बच गया होगा उसी को बोल देते होंगे रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, तो वो ऐसे होता है इसका फॉर्मेशन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, अब ये याद रखना, पेरेनीज है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये पेरेनीज ये होगा। ओके, पेरेनीज माउंटेन ये यूरोप में है, एप्लाशियन यूएसए में, अरावली तो इंडिया में, ये तो याद ही रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तीनों ही रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। ओके, चलो अब देखते हैं, ये देखो पेरेनीज जो अभी हम लोगों ने देखा था ना, तो वही है। अब ये किसका बॉर्डर फॉर्म करता है, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। ठीक है, ये याद रखना, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन से माउंटेन्स पड़ते हैं, पेरेनीज। ओके, इसी टाइप से आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, और कुछ नए थोड़े नहीं आते हैं। ठीक है, बाय बार पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई नया माउंटेन तो वो खड़ा कर नहीं देंगे है ना, जो हैं हर बार 20 साल से 50 साल से पूछते आ रहे हैं उसी में से ही पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो इसलिए इसको अच्छे से करना। और अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो एनसीईआरटी वाली सीरीज़ देखना, उसमें अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया है ना, ऑरिजिन ऑफ प्लैनेट हो गया, ये सब अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर देख लो, टोटल 7 वीडियोज़ हैं है ना, इंपॉर्टेंट है वो, उससे आते हैं क्वेश्चन। अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना यूपी PCS 23 का पेपर जब डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए ना, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं है ना, तो उसको देख लेना। ठीक है, चलो अभी ये देखते हैं, एपेनिन माउंटेन ये कहाँ पे है, इटली में, माउंट टिटलिस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्विट्जरलैंड में है। ओके, इसको ऐसे याद रख लो, तितली है ना, तितली मतलब स्विट्जरलैंड। ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ रशिया एंड यूरोप कौन सी है, माउंट एल्ब्रस। ओके, ये याद रखना। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पर है, तंजानिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मतलब पता नहीं कितने बार पूछ चुके हैं ये है ना, माउंट किलिमंजारो तंजानिया, ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। वैसे ही साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ड्रैकेंसबर्ग रेंज। ओके, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेंज, सॉरी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कोसियास्को। ओके, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो हम लोग को बस स्पेलिंग याद रखनी है, माउंट कोसियास्को। ओके, फिर देखते हैं ब्लॉक माउंटेन, तो ये ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, ये भी टेंसाइल और कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से ही बनते हैं। ओके, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, फॉल्ट और क्रैक है ना, उसी की वजह से होते हैं। जैसे दो प्लेट्स होती है ना, आपस में जब कंप्रेस होती हैं, ठीक है, तो उसके बीच में फॉल्ट या फिर क्रैक आ जाता है, उसी की वजह से जब ये एक ऊपर चली जाएगी एक नीचे चली जाएगी है ना, तो यहीं पे ही कुछ माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, बाकी अच्छे से समझना है, इसका एनसीईआरटी में दे रखा है ना, प्लेलिस्ट देखो उसके लिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट एंड वोल्जेस रेंज है ना, ये हम लोग ने देखा था, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में था, यूएसए में है ना, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है ना। अच्छा, ये ब्लैक फॉरेस्ट की बात हो रही है, ये ध्यान देना, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, बट अगर ब्लैक माउंटेन की हम लोग बात करेंगे तो वो यूएसए में है। ठीक है, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो वेस्टिस रेंज ये फ्रांस में है, वॉस्टिस। ओके, चलो अब ये कुछ देख लेते हैं। एक तो मिनरल रिच एरिया साउथ अमेरिका का कौन सा है, पेटागोनिया। ठीक है, ये तो जिसको बोलते हैं हम लोग पेंटागोनिया है ना, तो वही चीज़ है ये, साउथ अमेरिका का जहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा है वो है पेटागोनिया प्लेट्यू। एवरेज हाइट ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू अबव मीन सी लेवल इज मोर देन 4.5 किलोमीटर। ओके, वैसे तो ये रेलिवेंट है, मतलब इस टाइप के सवाल तो रैंडम होते हैं, कभी एक दो बार पूछ लेते हैं है ना, तो इसको लीव कर सकते हो। रूफ ऑफ द वर्ल्ड ये इंपॉर्टेंट है, किसको बोलते हैं, पमीर प्लेट्यू है ना, ये हम लोग ने जब इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे तो हम लोग ने पढ़ा था ना, पमीर नॉट, पमीर नॉट है ना, ये कहाँ पे बनता था, ये ऊपर बनता था, जैसे ये इंडिया का मैप है ना, सॉरी दोबारा बनाता है, इस टाइप का है ना, तो एक ये रेंज यहाँ से आती है, एक रेंज यहाँ से आती है, तो ये जहाँ पे मिलती है ना वहाँ पर बनता है ये पमीर नॉट है ना। तो ये बताना ये दो रेंज कौन सी होती हैं है ना, एक तो चलो बता देते हैं, एक होती है हिंदू कुश
और दूसरी कौन सी है वो कमेंट करके बताना, है ना। इंडियन ज्योग्राफी में कवर किया था, देखते हैं कितना याद है। ओके चलो, टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओके अब देखते हैं वोल्केनो। ओके ये इंपॉर्टेंट है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये तो डेफिनेशन है ना, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बाकी पता तो होता ही है वोल्केनो। डायरेक्ट ऐसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं प्रीलिम्स में, है ना, ये सब मेंस वाली चीज़ें होती हैं। ओके इसमें क्या याद रखना है कि मोस्ट अबेंडेंट गैसेस कौन सी निकलती हैं वोल्केनोज से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट की बात हो रही है, ठीक है। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द गैसेज एमिट्स फ्रॉम वोल्केनो, है ना, तो उसमें तो जितने भी ऑप्शन हो ना ऑल ऑफ द अबव लगाना, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कौन कौन सी गैसेज निकल सकती हैं, है ना। ये मेजरली ये निकलती है, बट उसके अलावा तो बहुत सारी निकल सकती है ना, ठीक है। तो ये समझ गए, अबंडेंट में वाटर लगाना। ओके बाकी आए कि कौन कौन सी हैं, तो फिर ऑल ऑफ द अबव। ओके डोरमेंट वोल्केनोज ये क्या होता है, जिनका अभी इरप्शन बंद हो गया है, ठीक है, मतलब जो इसमें अब इरप्शन नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो पॉसिबली इरेप्ट, है ना, मतलब कि बहुत टाइम से हो नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हो सकता नहीं है, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल क्या है, माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ पर है, यूएसए में, ठीक है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, फुजियामा ऑफ अमेरिका, इसी को ही बोलते हैं माउंट सेंट हेलेंस को, ठीक है। तो ये याद रखना, फुजियामा ऑफ अमेरिका किसको बोलते हैं, माउंट सेंट हेलेंस इन यूएसए। ओके ये डोरमेंट वोल्केनो है। अब देखो एक्टिव वोल्केनो क्या है, जिसमें इरप्शन होता रहता है, ठीक है, कीप्स एक्सप्लोडिंग एंड इरप्टिंग। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो देखो माउंट किलोवा, है ना, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो बट हम इसको किलोवा ही बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये मोस्ट एक्टिव है, ये है कहाँ पर, ये हवाई यूएस में है, ठीक है, यूएसए। ओके हवाई आइलैंड है ना यूएसए के, उसी में ये पड़ता है माउंट किलोवा। ओके एक है ये निवादा ओजोस डेल सलाडो, है ना, ये हाईएस्ट वोल्केनो है ना, हाईएस्ट एक्टिव। ओके ये कहाँ पर पड़ता है, ये अर्जेंटीना प्लस चिली के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है ये। ओके एक है माउना लोआ। ओके ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये भी हवाई में है, कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मोस्ट एक्टिव माउंट किलोवा, हाईएस्ट एक्टिव निवादो ओजोस एंड लार्जेस्ट एक्टिव माउना लोआ, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन याद रखना और ये भी याद रखना, हाईएस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है एंड मोस्ट एक्टिव कौन सा है। ओके चलो एक्सटिंक्ट वोल्केनो अभी देखा ना हम लोग ने, जैसे डोरमेंट जो था वो बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुआ है ना, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, इसमें अभी पॉसिबिलिटी है। बट एक्सटेंट में क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये अब इरप्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है इसकी पॉसिबिलिटी। इसके एग्जांपल क्या है, माउंट कुलाल अफ्रीका में है, चिम्बोराजो एक्वाडोर में है, पोपा म्यांमार, दमावंद ईरान में, ठीक है। ये कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सटेंट है ना, ये न्यूज़ में रहते हैं, नहीं एक्सटेंट हो चुके हैं तो जो न्यूज़ में रहते हैं वो ज़्यादातर पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फ्लूइड प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड, है ना, ये तो वही है ना, मतलब मैग्मा, जैसे ऐसे है ये वोल्केनो है, तो जब तक इसके अंदर रहेगा ये तब तक उसको मैग्मा बोलेंगे, और जब ये बाहर आ जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, लावा, है ना। तो ये तो पता ही होता है, ठीक है, वही इसमें पूछा है। फनल शेप्ड, है ना, उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर, जो फनल शेप का बन जाता है, ठीक है, टॉप ऑफ द वोल्केनो, जैसे ऐसे होता है ना ये वोल्केनो, इस तरह से हो जाता है, तो ये जो फनल शेप का बन जाता है ना उसी को बोलते हैं क्रेटर। लेक लोकेटेड इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोनर लेक, है ना, क्रेटर, है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, लोनर लेक, ठीक है। लोनर लेक की बेसिकली बात हो रही है, कौन सी लेक लोकेटेड है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर, है ना, तो लोनार लेक की बात हो रही है। ओके वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लो बस, ठीक है। वोल्केनो नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी किसको बोलते हैं, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। ओके याद रखना, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ओके फिर देखते हैं माउंट टिट्रा, है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, सिसिली इटली में, ठीक है। ये कैसा है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। तो हम लोगों ने 4 एक्टिव वोल्केनो देख लिए हैं, है ना, 3 ये देखे थे, 1 2 3, और एक माउंट इटना, ये है सिसिली इटली में। ओके याद रखना ये भी, अब ये एक साथ करके दे दिए हैं सारे, है ना, मेजर वोल्केनोज, तो इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इसमें से भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें, है ना, तो ये देखो कोटोपैक्सी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, माउंट इटना भी पढ़ लिया, मेरापी इंडोनेशिया में है, ये याद कर लेना, माउंट इरेबस अंटार्कटिका में है, और क्रिकाटुआ, है ना, क्रिकाटो जिसको हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, और माउंट सिनाबन, बेसिकली जितने भी इंडोनेशिया वाले हैं ना वो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। ओके बाकी रीड तो कर ही लेना सारी। ओके चलो अब देखते हैं अर्थक्वेक, है ना, तो अर्थक्वेक भी हम लोग ने एनसीईआरटी में अच्छे से कवर किया हुआ है, बिल्कुल डिटेल में जाके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ गैप फिलिंग करेंगे, सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे पीवाईक्यू में जो आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है एपी सेंटर और हाइपो सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। ओके तो जैसे समझ लो ये कोई लैंड है ना, अर्थक्वेक आया है यहाँ से, है ना, लैंड के अंदर ही आएगा, हवा में तो आएगा नहीं, तो जहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ओके, उसी को ही हम लोग बोलते हैं हाइपो सेंटर,
ठीक है। और हाइपो सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीस्मिक सेंटर, सीस्मिक फोकस या फिर सेंटर। ओके, जस्ट इसके ऊपर वर्टिकली ओवर 90 डिग्री पर, है ना, जो पॉइंट पड़ता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, तो एपी सेंटर होता है सरफेस पे, और जहाँ से ऑरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं हाइपो सेंटर। ओके, चलो अब देखो प्राइमरी वेव्स, है ना, पी वेव्स जिसको बोलते हैं, है ना, इसमें क्या याद रखना है, इसको देखो ऐसे याद कर लो, जैसे इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है पी वेव्स में और एस वेव्स में, है ना, ये कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सी ट्रांसवर्स है ना, तो ये सब याद नहीं रहता है। ओके, तो इसको ऐसे याद कर लो, जैसे अपने यहाँ IPL होता है, वैसे ही पाकिस्तान में भी कुछ होता होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट लीग, है ना, PCL। ठीक है, जैसे IPL है अपने यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही इनके यहाँ होता है पाकिस्तान क्रिकेट लीग, है ना, तो PCL ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान क्रिकेट लीग। पी से हो गया पी वेव, है ना, सी से क्या हो गया कंप्रेशन। ठीक है, तो इनको कंप्रेशनल वेव्स ही बोलते हैं, है ना, और एल से हो गया लॉन्गिट्यूडनल। ओके, पी वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हो गया याद। अब देखो वैसे ही सेकेंडरी वेव्स का क्या क्या याद रखेंगे, STD, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती है ना, तो उसी से याद कर लो, STD। एस फॉर एस वेव्स, टी से क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स, डी से हो गया डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इनको डिस्ट्रक्टिव वेव्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, पी वेव से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं इस वेव्स। ठीक है, अब देखते हैं इसको, और ये हम लोग ने देख लिया, है ना, स्पीड इनकी मैक्सिमम होती है, पी वेव्स की स्पीड मैक्सिमम होती है, बट डिस्ट्रक्शन एस वेव्स ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ट्रांसमिशन ये तीनों में होता है, प्राइमरी वेव्स तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, इसको कैसे याद रखोगे, ये तीनों में होता है, अगर ये याद है कि स्पीड मैक्सिमम है ना, तो उसी से ये याद हो जाएगा। जैसे कि ऐसे समझो, ये कोई एक ब्लॉक है ना, ये सॉलिड है, फिर उसके बाद मान लो कोई ब्लॉक है उसमें पानी भरा है ना, उसके बाद कोई एक ब्लॉक है जिसमें गैस भरी है ना, तीन मान लो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मान लो तुम यहाँ से कोई फायर बुलेट कर रहे हो, है ना, बुलेट फायर कर रहे हो, सॉरी उल्टा बोल दिया, है ना, यहाँ पे अगर बुलेट फायर करोगे, उसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तीनों से पार कर जाएगा, है ना। वही अगर स्पीड कम होगी तो वो सिर्फ सॉलिड तक ही जा पाएगा और यहीं पर रुक जाएगा, है ना, यही तो होगा। तो वही चीज़ इसमें देख लो, स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये तीनों को पार कर जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस भी, है ना, जबकि इसमें उससे स्पीड कम होती है, कंपैरेटिवली स्लोअर होती है, तो इसकी वजह से ये सिर्फ सॉलिड से ही पास होता है। ठीक है, बाकी लिक्विड और गैस से पास नहीं हो पाता है, ऐसे याद कर लो। ओके, ये कुछ ट्रिक्स हैं, छोटी मोटी ऐसे निमोनिक्स कुछ बनाने पड़ते हैं, है ना, नहीं तो याद हो नहीं पाता है, याद एक बार रटते हैं प्रीलिम से पहले, फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी साउंड वेव्स की तरह होती है। ओके, और ये हम लोग ने देखा, ये इफेक्ट लेस दैन सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, मतलब इसमें डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ओके, तो स्पीड हम लोग ने देख ली, ट्रांसवर्स वेव देख लिया, ट्रांसमिशन भी देख लिया, ये लाइट वेव्स की तरह होते हैं। ठीक है, ये साउंड वेव्स की तरह होते हैं और ये लाइट वेव्स की तरह होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ओके, और इफेक्ट हम लोग ने देख ही लिया, डिस्ट्रक्शन इसमें प्राइमरी से ज़्यादा होता है, बट सरफेस वेव से कम होता है। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें ना, डिस्ट्रक्शन की, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सरफेस वेव्स में, उससे कम किस में होता है, इसमें एस वेव्स में, उससे सबसे कम किस में होता है, प्राइमरी वेव्स में। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ये डिस्ट्रक्शन का है। ओके, अब पढ़ लेते हैं सरफेस वेव्स को, है ना, इसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लोअर होती है प्राइमरी और सेकेंडरी से, मतलब स्पीड इसकी सबसे कम होती है। ओके, तो ये सीक्वेंस तीनों का याद रखना है, स्पीड और डिस्ट्रक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्पीड और डिस्ट्रक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है बट स्पीड सबसे कम है, इसको और क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव या फिर एल वेव, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ठीक है, इसकी भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, सेकेंडरी की भी होती है ना, इन दोनों की ही ट्रांसवर्स वेव होती है, याद रखना। ऑर्बिटल पाथ मूव ओनली अलॉन्ग द सरफेस। ठीक है, तो ये सिर्फ सरफेस से ही होता है मूव, सरफेस वेव्स। ओके, इसीलिए नाम ही है उसका सरफेस वेव। ओके, अब देखो एपी सेंटर, है ना, ये हम लोग ने देख ही लिया, राइट एंगल बनाता है। सुनामी इसकी वजह से, अर्थक्वेक अगर ओशन में आ जाता है ना, अर्थक्वेक अगर ओशन में आ जाता है तो वो सुनामी क्रिएट कर देता है। ओके, ऐसी एक मेजर एरिया है पैसिफिक ओशन में, है ना, जहाँ पे बहुत सारे वोल्केनिक एरप्शन होते हैं और बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। ओके, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, जहाँ पे अर्थक्वेक के लिए प्रोन एरिया क्यों है, क्योंकि वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी होती है। ओके, सीस्मिक जोन ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड अंडर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, सीस्मिक जोन ऑफ इंडिया किसके अंडर इंक्लूडेड है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंडर ही आता है सीस्मिक जोन ऑफ इंडिया। ओके, चलो अब ये तो हम लोग ने देखो एनसीईआरटी में भी पढ़ा था अच्छे से, है ना। इंटेंसिटी किससे नापते हैं, ये मर्केली स्केल से नापते हैं। ठीक है, जबकि जो मैग्नीट्यूड किससे नापते हैं, ये रिश्टर स्केल से नापते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इंटेंसिटी किससे नापते हैं, अर्थक्वेक की मर्केली स्केल, और मैग्नीट्यूड किससे नापते हैं, रिश्टर स्केल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। ओके, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं कुछ मेजर वैलीज अब हम लोग को याद करनी है वर्ल्ड की। ठीक है, इसमें क्या याद करना है, सिर्फ लोकेशन। ठीक है, उन वैलीज़ की लोकेशन। ठीक है, तो ये देखो कुछ मेजर वैलीज़ हैं ऑफ वर्ल्ड। ओके,
इनके लोअर वैली ये फ्रांस में, चितवन वैली नेपाल में इंपॉर्टेंट है, चुम्बी वैली है ना, ये तो पता ही है इंडिया में ही है, इंडिया भूटान और तिब्बत के बॉर्डर पर पड़ती है, ठीक है। पो वैली ये इटली में, ओके। स्वैत वैली पाकिस्तान में, ब्लैकवुड वैली ऑस्ट्रेलिया में, रैबिट वैली यूएसए, सेक्रेट वैली पेरू और लॉयर हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो ये टोटल कितनी है, 8 वैलीज हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, ओके। अब वैली ऑफ द किंग ये कहाँ पर पड़ता है, इजिप्ट में, ठीक है। सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर नाइल, ये मत याद करो, बट वैली ऑफ द किंग इजिप्ट में, ओके। इसी का दूसरा नाम क्या है, वादी एल मुलुक, ओके, वादी एल मुलुक, ओके। वादी मतलब तो वैसे ही होता है ना वैली, है ना, वादियों में बोलते हैं ना उस टाइप का, मुलुक मतलब मुल्क, है ना, मुल्क मतलब कंट्री टाइप का कुछ होगा, ओके। तो वैली ऑफ द किंग इजिप्ट में, ये याद रखना बस, ओके। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट है ना, जो PYQs में रिपीट हुई हैं, जैसे कि प्लेजेंट वैली यूएसए में, सिलिकन वैली ये तो पता ही होता है कैलिफोर्निया को बोलते हैं यूएसए में, एब्रो वैली स्पेन में, पंशीर है ना ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, और टेलर वैली अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ये 5 और हैं, ठीक है। चलो अब डेजर्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, डेजर्ट बोलते हैं किसको है, जहाँ पे साल भर में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग डेजर्ट, ये भी पूछा जा चुका है, ओके। लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, ओके, उसको बोलेंगे हम लोग डेजर्ट। अब देखो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट ये कहाँ पर होता है, 15 से 30 डिग्री नॉर्थ, है ना, और साउथ में भी। और ट्रॉपिकल कोल्ड डेजर्ट ये 30 से 60 डिग्री में लेटीट्यूड में पड़ते हैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल क्या है, गोबी डेजर्ट ये कहाँ पर है, मंगोलिया और चाइना, है ना, इनके बॉर्डर पर पड़ता है। पैटागोनिया डेजर्ट ये हम लोग ने ऊपर भी देखा था, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, ओके। अब देखो सहारा डेजर्ट, है ना, ये इंडिया में है, सॉरी इंडिया में बोल रहा हूँ, थार है इंडिया में, ठीक है। सहारा ये कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ अफ्रीका में, ओके। ये क्या है, लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, ये याद रखना, लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सहारा है, कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। एक्सटेंशन याद करना नहीं है, ओके। एटाकामा डेजर्ट, है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है ना, बताना, वो जो एल नीनो और ला नीना होता है वो यहीं से आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पड़ता है, साउथ अमेरिका में, कहाँ पर, पेरू और चिली, ओके, उनके पास में पड़ता है। इंपॉर्टेंट यहाँ में मिनरल डिपॉजिट्स भी हैं, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर, है ना, तो ये नहीं याद रखना है, बट ये याद रखना है एटाकामा कहाँ है, साउथ अमेरिका में, ओके। सहारा कहाँ है, नॉर्थ अफ्रीका में, ओके। थार ये इंडिया में है ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको बोलते हैं, कहाँ पर है, राजस्थान वाली साइड में, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में, है ना, साउथ ईस्ट पाकिस्तान बोल लो या तो वेस्टर्न इंडिया बोल लो, ओके। अब इसमें क्या याद रखना है, इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस डेजर्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डेजर्ट यही है, थार डेजर्ट, ओके। हाईली डेंस भी है, ओके, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रासलैंड, ठीक है। तो ग्रासलैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ट्रॉपिकल एक टेम्परेट, है ना, तो ट्रॉपिकल ट्रॉपिक के पास होगा 10 से 25, टेम्परेट ट्रॉपिक से दूर होगा 30 से 45, है ना, तो इसमें तो कुछ कन्फ्यूज़न है नहीं। इसमें क्या याद रखना है, इसको देखो मैप से ही समझ लेते हैं, है ना, इसकी लोकेशन याद रखनी है ना। इसको क्या करते हैं ये लोग, या तो डायरेक्ट उसकी लोकेशन ही पूछ लेंगे, जैसे प्रेरीज पूछ लेगा, है ना, पूछ लेगा कि कौन से कॉन्टिनेंट में है ना, कॉन्टिनेंट ही पूछता है, कंट्री एंट्री नहीं पूछता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को आइडिया होगा मैप पे कि प्रेरीज ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ओके, तो हम लोग डायरेक्ट आसानी से टिक लगा देंगे, ओके। तो इसको मैप के थ्रू ही याद कर लो, ओके, बस लोकेशन याद करनी है। देखो प्रेरीज हो गया ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में, ओके। टुंड्रा, टुंड्रा ये कहाँ पे होगा, जितना भी नॉर्थ वाला पार्ट है, ओके, पोलर एरिया है जितना भी, उसमें है टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है, ये देखो ऊपर ऊपर ऊपर, ओके। अब देखो लानोज, सेल्वाज, कैंपोस, है ना, और पैम्पाज ये कहाँ पर पड़ता है, ये सारे पड़ते हैं आपके साउथ अमेरिका में, ओके। स्टेपीज एंड पुस्टर्स ये यूरोप में पड़ते हैं, ये याद रखना। सवाना, है ना, ये तो याद ही रहेगा, सवाना ये पड़ेगा अफ्रीका में, ओके, और वेल्ड साउथ अफ्रीका में, ओके। अब ये देखो मंचूरिया ये चाइना में पड़ता है ना, एंटायरली इन चाइना, इसको याद रखना, है ना। जैसे कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे मंचूरियन हम लोग खाते हैं ना, तो मंचूरियन वो चाइना डिश है, चाइनीज़ डिश है, तो उससे याद कर लो मंचूरियन ग्रासलैंड चाइना, ओके। ये देख लिया स्टेज, है ना, ये भी देख लिया। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन, इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन वाले एरिया में है ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद कर लेना, इसमें ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रेरीज हो गया, सलवाज हो गया, पैम्पास, कैंपोज, वेल्ड, ये बार बार पूछे जाते हैं, पुस्ताज, स्टेपीज, ठीक है। तो इसको मैप से ही ऐसे याद कर लो, ठीक है। या देखो वही चीज़ लिखी है, ठीक है। अब देखो ये भी देखो वही चीज़ लिखी है बार बार, ठीक है, तो मैप से पढ़ लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही कर लोगे, ओके। अब देखते हैं कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड और उनके बॉर्डर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या याद करना है, एक तो देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हम लोग कैसे याद करते हैं, सीड से, ठीक है। सीड मतलब क्या है, एस से सोमालिया, ई से एरिट्रिया, इथोपिया और डी से जिबूती, ठीक है, SEED, सीड, हो गया याद, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़,
है ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ किसको बोलते हैं? फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ओके, ये याद रखना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ओके, अब देखो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? इसमें आती हैं इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है, इसमें नदर्न आयरलैंड नहीं आता है ग्रेट ब्रिटेन में, ये याद रखना। ठीक है, अब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर है स्कॉटलैंड, फिर वेल्स, फिर इंग्लैंड। ओके, कैस्पियन सी कंट्रीज़ है ना, तो कैस्पियन सी को हम लोग कैसे याद करते हैं? तारीख, डेट को हिंदी में बोलते हैं ना तारीख, TARIK, है ना, TARIK, तारीख। तो टी से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। ओके, ये याद रखना है, ए से अजरबैजान है, ओके, और के से कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान नहीं है। ओके, ये याद रखना। फिर ये हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये 2022 में पूछा भी था, UPSC में ही पूछा था, है ना। तो नॉर्थ की तरफ इसमें क्या है? TOT, है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। वेस्ट में ईरान, नॉर्थ ईस्ट में चाइना और इंडिया पड़ता है, और साउथ ईस्ट में पाकिस्तान है। ठीक है, तो TOT याद रह जाए, बाकी इधर के तो याद ही रहते हैं, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। ठीक है, ईरान, इराक में कन्फ्यूज़न हो सकती है ना, तो इराक इधर साइड में है, वेस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में ईरान है, तो इसके अफगानिस्तान के बगल में ईरान ही होगा। ओके, चलो अभी देखो डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं कुछ, है ना, जैसे कि स्मॉलेस्ट कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी है? मालदीव्स। और सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री इंडिया किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, ये पढ़ चुके हैं, है ना। सर्बिया एंड मैसेडोनिया, ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, है ना। अच्छा, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये कहाँ पर पड़ते हैं? ओशिनिया, है ना, न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में। ओके, साउथ अमेरिकन कंट्री विद द लॉन्गेस्ट लेंथ बॉर्डर, है ना, चिली, ये याद रखना। ठीक है, डेजर्ट लोकेटेड इन कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, एंड लाइन ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी, तो ये कराकोम डेजर्ट, ये भी याद रखना। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये कहाँ पर है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जैसे कि ऐसे कुछ ऑस्ट्रेलिया है तो वेस्टर्न और सदर्न इस वाले एरिया में पड़ता है। ओके, दस्ते कबीर, ये डेजर्ट कहाँ पे है? ईरान में। ओके, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पे कौन सा डेजर्ट पड़ता है? किजिलकुम डेजर्ट। ओके, और टकला मकान, ये चाइना में। ठीक है, तो ये तो याद हो ही जाएगा, चाइना के लोग टकले होते नहीं है, बट मान लो कि टकले होते हैं। ठीक है, तो टकला मकान और गोभी दोनों ही चाइना में पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि चाइना के लोग गोभी खाते हैं, इसकी वजह से टकले हो जाते हैं। ओके, तो गोभी और टकला मकान दोनों ही डेजर्ट चाइना में। ओके, और मंचूरिया तो हम लोग ने याद किया था, मंचूरियन भी चाइनीज़ डिश है, तो वो भी यहीं पे। ठीक है, अब देखो डिपेंडेंट कंट्रीज़ देखते हैं कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड को कौन मतलब किसके डिपेंडेंट है? ये डेनमार्क। ठीक है, मतलब डेनमार्क ही कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को। ओके, जबकि डेनमार्क ग्रीनलैंड से साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है ना, बट स्टिल वो उसको कंट्रोल करता है। इसको एक्सप्लोर किसने किया था ग्रीनलैंड को? मतलब पहली बार ढूंढा किसने था? एरिक द रेड, ये याद रखना। ओके, और ग्लोबल स्टेटस, मतलब ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, ये याद रखना। ओके, ये बाकी चीज़ें याद कवर्ड है, मतलब याद करने लायक नहीं है। इसमें क्या याद रखना है? पॉलिटिकली इसको कंट्रोल कौन करता है? यूरोप, है ना। यूरोप में कौन? डेनमार्क, है ना। जबकि जोग्राफिकली किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, तो जोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट पॉलिटिकली यूरोप का। ओके, एक्सप्लोर किसने किया था? एरिक द रेड, और है क्या? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। ये 85% स्नो से कवर्ड है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है ना, और जो आइसलैंड है उसमें बिल्कुल भी आइस नहीं है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट है, ग्रीनलैंड में आइस है और आइसलैंड ग्रीन है। ठीक है, ये नाम क्यों थोड़ा ऑपोजिट है। अभी देखो आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जो PYQ में आए हुए हैं। एल्यूशियन आइलैंड USA में, बियर आइलैंड नॉर्वे में, फ्रांस जोसेफ आइलैंड रशिया में, और एजोरेस पोर्चुगल में। ठीक है, तो ये चार थोड़े याद कर लेना। अभी देखो मदीरा आइलैंड, है ना, मडीरा, ये पोर्चुगल में, मार्टिनिक आइलैंड फ्रांस में, फॉकलैंड आइलैंड, है ना, ये अटलांटिक ओशन में पड़ता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है ये याद रखना। बोवेट आइलैंड, ये भी साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? स्पेन। ठीक है, तो फॉकलैंड आइलैंड ब्रिटिश, बोवेट आइलैंड स्पेन, कैनरी आइलैंड ये भी स्पेन। ओके, वो क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये कौन कंट्रोल करता है वो याद रखना। मदीरा आइलैंड पोर्चुगल, मार्टिनिक फ्रांस, फॉकलैंड ब्रिटिश, बोवेट स्पेन, कैनरी स्पेन, वो क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब देखते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। तो देखो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ टोटल 44 हैं। एक तो यह याद रखना है कि 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। अब कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं 44, ये तो हम लोग याद करते नहीं फिरेंगे, है ना, नहीं तो इसी में प्रीलिम्स निकल जाएगा।
तो क्या याद रखना है, एक तो जो PYQs में ये 4 क्वेश्चन आए वो याद कर लो, और एक ये याद कर लो कि डबल लैंडलॉक्ड कौन कौन सी है। डबल लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज़ जिनकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी लैंडलॉक्ड है ना। जैसे मान लो ये कोई कंट्री है ना, इसके आसपास ये 4-5 कंट्रीज़ हैं, अब ये भी लैंडलॉक्ड हो तो उसको बोलेंगे डबल लैंडलॉक्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं ऐसी, एक है उज़्बेकिस्तान और एक है लिechtenstein। ठीक है, तो इसको याद कर लो, उज़्बेकिस्तान, ओके, उज़्बेकिस्तान और लिechtenstein, ये है डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। ओके, अब देखो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में एक भी कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है। ओके, और ईस्ट एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी कौन सी कंट्री है ना, तो लाओस है। ओके, तो साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री लैंडलॉक्ड है, वो कौन सी है, लाओस, ये याद रखना। लाओस, कंबोडिया जो हम लोग याद करते हैं ना, तो कंबोडिया नहीं है, लाओस है, ये याद रखना। सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कौन सी है एशियन कॉन्टिनेंट की, कजाकिस्तान। और लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कौन सी है, बोलीविया एंड पैराग्वे, ये 2 याद रखना। ठीक है, तो लाओस, कजाकिस्तान, बोलीविया, पैराग्वे, 4 हम लोग ने ये याद कर ली। उज़्बेकिस्तान और लिechtenstein 2 ये याद कर ली, डबल लैंडलॉक्ड। ओके, अब कुछ कंट्रीज़ और उनके पुराने नाम है ना, ओल्डर नेम्स, वो इंपॉर्टेंट हैं, वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे जापान का पुराना नाम क्या था, निप्पॉन। ओके, ईरान का पर्सिया, लेसोथो, इसका बसूटो लैंड है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेसोथो तो सुना भी नहीं है कौन सी कंट्री है। ठीक है, इथोपिया, अबिसिनिया, बोट्सवाना, बेचुआना लैंड है ना, तो ये तो एक ही जैसा साउंड कर रहा है, बोट्सवाना, बेचुआना है ना, तो ये तो हम लोग गैस कर लेंगे। जाम्बिया, रोडेशिया, मेडागास्कर, मेलागैसी है ना, ये भी देखो एक ही जैसे साउंड कर रहा है, मेडागास्कर और मेलागैसी है ना, तो इसको भी हम लोग गैस कर सकते हैं। मलावी, न्यासा है ना, यहाँ पे एक लेक भी है, न्यासा लेक है ना, तो उससे हम लोग गैस कर सकते हैं। नीदरलैंड, पोलैंड, म्यांमार को बर्मा बोलते थे है ना, श्रीलंका, सिलोन, मलेशिया, मलाया है ना, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को जायर। ठीक है, वैसे ही जिम्बाब्वे को सदर्न रोडेशिया। ठीक है, नदर्न रोडेशिया जाम्बिया और सदर्न रोडेशिया जिम्बाब्वे, कंबोडिया, कंपूचिया। ठीक है, ये तो एक ही जैसे साउंड कर रहा है, कंबोडिया, कंपूचिया, और बेलीज, होंडुरस। ओके, चलो अब देखो कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस भी देख लेते हैं। जैसे कि रियो ग्रैंड रिवर, ये रिवर है रियो ग्रैंड है ना, ये 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया था है ना, यूपी PCS के। ओके, सेम क्वेश्चन। ओके, रियो ग्रैंड रिवर कौन सी 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर पे आती है। ठीक है, ऐसे था क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन ऐसे था कि नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर कौन सी रिवर आती है, उस पर 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, मिसिसिपी, रियो ग्रैंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसका आंसर था रियो ग्रैंड। ओके, ये याद कर लो कि ये USA और मैक्सिको के बॉर्डर बनाती है, रियो ग्रैंड रिवर। ओके, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के माउथ पर है। ठीक है, बस इतना याद रखो। बाकी देखो फिर नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन, तो ये किसके बीच में है, ये तो हम लोग जानते हैं इंडिया चाइना के बीच में है। ठीक है, ये किसके अंडर है, शिमला कन्वेंशन या फिर TT बोल लो। ठीक है, उसके अंडर में आती है शिमला कन्वेंशन। एग्रीमेंट ये क्या था, एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड तिब्बत के बीच में हुआ था। ओके, इसका मैकमोहन ने ही नाम रखा था ना, तो ये तो इजीली गेस कर लोगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन थे, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के। ओके, रिकॉग्निशन, चाइना इसको टेम्परेरी मानता है जबकि इंडिया इसको परमानेंट नेशनल बॉर्डर मानता है। ओके, मैकमोहन लाइन को। फिर देखते हैं, एक है मैगिनॉट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग ने पहले भी देखी थी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, फिर अपर राइन रिवर है ना, जैसे ऊपर देखी थी ना रियो डी ग्रैंड, ये किसके बीच में थी, ये USA और मैक्सिको के बीच में थी। वैसे ये अपर राइन रिवर ये किसके बीच में, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में 2 चीज़ें हो गई, एक है अपर राइन रिवर और एक मैगिनॉट लाइन। ओके, अब ये देखो क्यों लेक विक्टोरिया है ना, ये कौन कौन सी कंट्री में पड़ती है, तो ये युगांडा, तंजानिया और कीनिया है ना। बेसिकली TUK याद रखो, टुक है ना, टुक टुक गाड़ी होती है ना, बचपन में हम लोग जिसको यूज़ करते थे। ठीक है, तो वही है, टुक याद रख लो। तंजानिया, U से युगांडा, K से कीनिया, उसके बीच में है लेक विक्टोरिया। अब देखो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। ओके, 49th पैरेलल लाइन ये कहाँ पर पड़ती है, ये कनाडा और USA के बीच में पड़ती है। ओके, इसका बॉर्डर डिवाइड करती है 49th पैरेलल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कौन डिवाइड करता है, 38th पैरेलल लाइन। ओके, वैसे ही रशिया और फिनलैंड इसको कौन सेपरेट करता है, मैनरहिम लाइन। ठीक है, मैनरहिम लाइन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हो गई। अब देखते हैं कुछ जोग्राफिकल सोब्रिकेट्स देखते हैं। सोब्रिकेट्स मतलब क्या होता है, निक नेम है ना, जैसे पिंक सिटी है ना, तो पिंक सिटी निक नेम है किसका, जयपुर का। ओके, तो ऐसे ही सोब्रिकेट्स होता है निक नेम। ठीक है, तो इसमें भी कभी कभी पूछ लेता है मैचिंग में। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं।
श्रीलंका को क्या बोलते हैं, मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न सी। साउथ अमेरिका को द कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। वेनिस इटली को सिटी ऑफ कैनल्स। कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, है ना। फिनलैंड को द गार्डन ऑफ लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, तो 3 बार पूछा है। थाईलैंड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, है ना। फिर देखो इंडिया में बात करते हैं, इंडिया की सोब्रिकेट्स की, ठीक है। तो देखो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं, मसूरी को क्वीन ऑफ माउंटेन्स, कोचिन को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं और वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, अमृतसर गोल्डन टेम्पल, है ना, ये तो पता ही होता है, सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, केरला स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लैंड ऑफ कैनाल्स किसको बोलते हैं, पाकिस्तान को। कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंचनाद, है ना, तो पंजाब। इंडियन रिवर्स की देख लेते हैं, जैसे सौरो ऑफ बिहार हम लोग ने पढ़ा था, कोसी को बोलते हैं। सौरो ऑफ बंगाल दामोदर को बोलते हैं। बैकबोन ऑफ नॉर्थ इंडिया गंगा को बोलते हैं। ओके, तो वहीं यहाँ पे देख रखा है। तो देखो और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज म्यांमार को बोलते हैं, है ना। होली लैंड पैलेस्तीन। विंडी सिटी ये शिकागो यूएसए को बोलते हैं। ओके, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। पर्ल ऑफ साइबेरिया लेक बैकाल। ओके, ऑयल सिटी ऑफ यूरोप एबरदीन। ओके, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेतरहाट झारखंड में पड़ता है ये, ठीक है, तो क्वीन ऑफ नागपुर नेतरहाट को बोलते हैं। कंट्री ऑफ रिवर्स इसको बांग्लादेश को बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर ओशंस देख लेते हैं। एरिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन, और सबसे छोटा कौन सा है, अंटार्कटिक ओशन। ओशंस की बात हो रही है, ठीक है। एरिया के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, सबसे छोटा अंटार्कटिक ओशन है, ठीक है। तो इन चारों का एक सीक्वेंस याद कर लेना, सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन, फिर अंटार्कटिक ओशन। ओके, तो ये कैसे हो गया, PAIA इस टाइप का कुछ हो गया, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट सीज, है ना, तो इसको भी हम लोग, जैसे हम लोग ने ऊपर डेजर्ट्स पढ़े थे, है ना, ग्रासलैंड्स पढ़े थे मैप के थ्रू, वैसे ही ये सीज और ओशंस मैप के थ्रू पढ़ लो, ठीक है। एक बार ये मैप को डेली देख लो, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 मिनट 5-5 मिनट देख लो तो याद हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें तो ऑलरेडी इसमें याद होती हैं, है ना। जैसे कि क्या याद होता है, पर्शियन गल्फ हम लोग को याद होता है, डेड सी इन न्यूज़ में रहता है, रेड सी, इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ गिनी ये हम लोग ने पढ़ा था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहीं पे ये मिलते हैं गल्फ ऑफ गिनी में। ओके, अटलांटिक ओशन हो गया, जावा सी, तिमोर सी, अराफोरा सी, फिलिपिन सी, है ना, तो ये सब सुने हुए नाम है। तस्मान सी, ओके, सी ऑफ ओखोज। तो इसको एक बार मैप ठीक से देख लेना, बस एक इसमें क्या देखना है, लोकेशन देखनी है। बेरिंग स्ट्रेट भी देखो हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, गल्फ ऑफ बोथनिया, बफिन बे, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, तो ये सब तो नाम पे ही है। अलास्का के बगल में अलास्का होगा, मैक्सिको के बगल में मैक्सिको होगा, है ना, करेबिया के बगल में करेबियन होगा, ठीक है। तो काफ़ी तो उसी के नाम पे ही है, ठीक है। ग्रीनलैंड जैसे सी हो गया तो ये ग्रीनलैंड के पास होगा। ओके, तो ऐसे इसको मैप को एक बार ठीक से देख लेना। कभी कभी क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट की तरफ अरेंज करने को दे देता है, ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट कॉन्टिनेंट पूछ लेता है, ठीक है। जैसे गल्फ ऑफ अलास्का पूछ लेगा, कौन सी कंट्री के पास पड़ता है, ठीक है, तो ये अलास्का, कनाडा, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखते हैं कुछ सीज देख लेते हैं, उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लैक सी को कौन कौन करता है, तो इसको कैसे याद रखोगे, बरगर्ट, है ना, बर्गर टी बोल लो या फिर बर्गर याद कर लो, जैसे भी कर लो, बर्गर प्लस टी, है ना, चाय के साथ हम लोग बर्गर खाते हैं ना, तो टी प्लस बर्गर उसी से याद हो जाएगा। BU से बल्गेरिया हो जाएगा, R से रोमानिया, ठीक है, G से जॉर्जिया, है ना, और GUR, है ना, ये था ना बर्गर, ठीक है। तो UR से क्या हो जाएगा, यूक्रेन और रशिया, और T से टर्की, ठीक है। तो ब्लैक सी बर्गर्ट याद रख लो, बर्गर्ट। ओके, कैस्पियन सी के हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तारीख, है ना, वही है के। ओके, अब देखो टायरेनियन सी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कौन कौन है, इटली, फ्रांस और इटली का सार्डिनिया, ठीक है, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका, ये याद रखना। अराल सी, है ना, इसको कैसे याद रखोगे, अराल क्यों, क्यों याद कर लो, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना क्यों, है ना, जो भी जैसे भी लिखते हैं तो क्यों। ओके, के से क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान, यू से उज़्बेकिस्तान, ठीक है, तो ये हो गया। और वैसे भी याद रख सकते हो कुआ, है ना, कुआ किसको बोलते हैं हिंदी में, वेल को, ठीक है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ए से अराल। ओके, कैसे भी याद कर लो, याद करने के ऊपर है, बस याद होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सी इंक्लोज्ड बाय लैंड, तो कौन सी ऐसी सी है, मेडिटेरेनियन सी, जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। सी दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटल सी, कॉन्टिनेंटल सी किसको बोलते हैं, ब्लैक सी को,
व्हाट्स लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ये इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी है। ओके, इट इज़ बाउंडेड बाय द गल्फ ऑफ स्ट्रीम ऑफ वेस्ट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन ऑन द नॉर्थ, कैनरी करंट ऑन द ईस्ट एंड नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ऑन द साउथ। तो ये सरगासो सी है, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो बाकू कैपिटल ऑफ अजरबैजान, ये कैस्पियन सी के शोर पे पड़ता है। वैसे ही जो टर्की है वो किसके बीच में, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में। सरगासो सी, ये देखो वही दोबारा रिपीट हो गया ना, है ना। रेड सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल ट्रफ। और OMT, OMT का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म ओशन मीन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये NCERT में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं NCERT देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। अब देखते हैं सलाइनिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। तो सलाइनिटी किसकी वजह से होती है, पहले तो यही याद कर लो, सलाइनिटी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से होती है। और तो होता तो और कुछ भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो मेजर पार्ट होता है ये देखो 77% और 11%, उसके बाद सब बहुत कुछ कम है। तो सोडियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है, तो सॉल्ट मतलब क्या, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से सलाइनिटी होती है, पहले तो ये याद कर लो। ओके, अब दूसरी चीज़ याद क्या करनी है, मेजर सीज एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड सलाइनिटी के बेसिस पे, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा सलाइन अगर कोई लेक है तो वो है वैन लेक, कहाँ पे पड़ती है, टर्की में, है ना। ये 2023 के क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, शायद इस बार UK PSC में भी आया था सेम क्वेश्चन, है ना, 24 वाले में ही ये अरेंज करना था। रेड सी उसमें ऑप्शन था शायद, है ना, रेड सी और डेड सी दोनों ही हैं। ओके, जैसे यहाँ पे डेड सी दिया है ना, ये देखो रेड सी भी दिया है, तो यही सब ऑप्शन में आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो वैन लेक। ओके, बाकी ये सब भी याद कर लो, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये वैन लेक, डेड सी ये सब नहीं दिया होगा, बट कैस्पियन सी दे देगा और बाकी के कुछ 3 दे देगा जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो उसमें कैस्पियन सी लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये सारे याद कर लो, वैन लेक सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे डेड सी है, थर्ड नंबर पे ग्रेट सॉल्ट लेक है। ओके, फिर रेड सी, मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी। ओके, तो ये 6 सी याद कर लो, सलाइनिटी में सबसे ऊपर है, टॉप लिस्ट। ओके, चलो अब देखते हैं रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी में रिवर वाला पार्ट था ना, वो भी बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको सेपरेट हम लोग वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उससे 2-3 वीडियो मतलब क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ठीक है। अभी हम लोग वर्ल्ड रिवर्स की बात करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले देखते हैं यांजे रिवर। इसमें क्या याद रखना है कि ये कौन से उसमें पड़ती है, कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री में, या तो फिर इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना है। तो ये जो यांजे रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। ओके, ये चाइना में है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ याद रखनी है, यांजे चाइना में है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है, ठीक है। अच्छा, रिवर्स को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी ना, वो किस पे हुई थी, ये हुई थी इन द रीजन इंक्लूज्ड बाय दजला फरात, मतलब टिग्रिस और यूफ्रेट, ये 2 रिवर्स हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट, उसी पे ही थी मेसोपोटामिया। और सिमिलरली अपने यहाँ इंडस रिवर पर थी कौन सी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो इसी वजह से इसको कैडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है, मतलब जहाँ से रिवर जाएगी वहीं पे पहले सिविलाइजेशन होती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी मिलना आसान होता था, एग्रीकल्चर ईजी हो जाता था, इस वजह से इसको कैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, सल्वीन रिवर, ये तिब्बत में है, ठीक है। और फिर ये दनूबे रिवर, ये कहाँ पर है, ये ड्रेन करती है ब्लैक सी में और इसका ओरिजिन जर्मनी में होता है, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। अमूर रिवर, ये कहाँ पे, चाइना और रशिया के बॉर्डर पे पास होती है। ओके, ये याद रखने वाली चीज़ है, चाइना और रशिया का बॉर्डर अमूर रिवर बनाती है। ओके, राइन रिवर, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ ये 2 रिवर्स हैं, रेन एंटीरियर वॉर्डेनिन एंड रेन पोस्टीरियर हेंटरिन, ठीक है। तो ये नाम कठिन से हैं, याद कर पाओ तो कर लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है, ये जर्मनी इसमें है, ठीक है। इस मतलब जर्मनी में जो बॉन सिटी है ना, वो इसी रिवर पर है, राइन रिवर पर। ओके, ये बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ यूरोप भी है। फिर देखो टिग्रिस रिवर, ये टॉरस माउंटेन यहाँ से निकलती है, मतलब इसका ओरिजिन टॉरस माउंटेन है, इसका ड्रेनेज एरिया टर्की, सीरिया, इराक में है, ठीक है। अब देखो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कुछ मेजर रिवर्स हैं, है ना, जैसे कि वोल्गा, है ना, वोल्गा, ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। ओके, और बुलाइर हिल्स, इससे इसका ओरिजिन होता है, ओरिजिन ना भी याद करो, बट ये पता होना चाहिए वोल्गा कहाँ पे है, यूरोप में है, और वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कॉन्गो रिवर है ना, इसी को ही जायर भी बोला जाता है। ओके, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इक्वेटर से 2 बार पास होती है, जैसे इक्वेटर जा रहा है तो ऐसे कुछ होती होगी, है ना, मतलब ऐसे ऐसे कुछ होगी, ठीक है। तो 2 बार इक्वेटर को पास होती है और इसको जायर बोला जाता है, कॉन्गो रिवर को, कहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है। फिर देखो नाइजर रिवर, ये भी अफ्रीका में है। ओके, ऐसे ही गल्फ ऑफ गिनी में ड्रेन होती है जाके। अभी देखो वही इंटरनेशनल बाउंड्री रिवर जो बनाती हैं, तो वो सब हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आया था वो रियो डे ग्रैंड वाला, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, शत अल अरब, ये इराक और ईरान के बीच में है, यालू नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में, महाकाली
इंडिया और नेपाल के बीच में, कलादान इंडिया म्यांमार, है ना, कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट बन रहा है इसी पे। एक ये नाइपर बेलारूस और यूक्रेन, ये न्यूज़ में रहती है ना। ऑरेंज नमीबिया और साउथ अफ्रीका, कॉन्गो ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में। एक है डूरो ये पोर्चुगल और स्पेन के बीच में, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो नॉर्थ अमेरिका की ऐसी कुछ रिवर्स हैं, है ना, तो इसमें बस ये याद कर लो कि ये सारी नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स हैं। डायरेक्ट आ जाता है, मैकेंजी कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। हडसन कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। मिसिसिपी मिसूरी कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। नेल्सन कोलोराडो एंड सेंट लॉरेंस, ये सब नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की 5 ग्रेट जो लेक्स हैं, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसको कैसे याद करते हैं, चलो तभी बता देंगे, उसको होम से याद करते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो ये देख लेते हैं, 5 लॉन्गेस्ट रिवर्स लेंथ, है ना, मतलब लेंथ के हिसाब से अगर देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर्स कौन सी हैं, ये वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है, किसी कॉन्टिनेंट की बात नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी है नाइल रिवर 6650, ओके। सेकेंड नंबर पे है अमेजॉन रिवर, थर्ड पे है यांगजे, ओके। फिर है मिसिसिपी मिसूरी, और फिर फिफ्थ पे है येनिसी यंगारा, ठीक है। तो ये 5 याद रखना, ठीक है, नाइल, अमेजॉन, यांगजी, मिसिसिपी और येनिसी, ठीक है। अब देखो लार्जेस्ट एरिया ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया किसका है, अमेजॉन का। रिवर ऑफ अफ्रीका विच क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, है ना, तो ये लिम्पोपो रिवर है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखी थी, वो इक्वेटर को 2 बार पास हो रही थी, है ना, कौन सी थी, ये कॉन्गो रिवर, ठीक है, इक्वेटर से 2 बार पास हो रही थी। वैसे ही सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 2 बार पास होने वाली लिम्पोपो रिवर है। एक है इटास्का लेक, इसका सोर्स कहाँ पर है, मिसिसिपी में, ओके। इट इज़ नोन एज द लाइफलाइन कंट्री ऑफ म्यांमार, इरावडी रिवर, ओके। गंगा ऑफ इटली किसको बोलते हैं, रिवर पो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न रशिया सिटी ऑफ टूला एंड ड्रेन्स इनटू द सी ऑफ अजोव, तो ये है रिवर ऑफ डॉन, मतलब रिवर डॉन, ओके। नेम 2 रिवर्स दैट मीट एंड कलेक्टिव वाटर बॉडी इज नोन एज द रिवर नाइल, मतलब जो रिवर नाइल है ना वो 2 वाटर बॉडी से बनती है, एक वाइट नाइल आती है, एक ब्लू नाइल आती है, फिर ये आगे जाके नाइल बन जाती है, ठीक है। तो वाइट और ब्लू नाइल याद रखना, वाइट और ब्लैक नहीं है, वाइट और ब्लू है, ठीक है। रिवर दैट कनेक्ट्स द ग्रेट लेक्स टू अटलांटिक ओशन टू सेंट लॉरेंस रिवर, इट डिटरमाइंस द बॉर्डर ऑफ ब्राज़ील एंड पैराग्वे, पराना रिवर, ठीक है। ब्राज़ील पैराग्वे के बीच में है पराना रिवर। अब देखो कुछ टाउन्स और सिटीज़ भी हैं, है ना, जो बैंक्स पर पड़ते हैं, तो ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है कि इस रिवर के बैंक पर कौन सी सिटी है, 4 में से ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो रोम ये रिवर टाइबर पर है, बर्लिन स्प्री पर है, पेरिस सीन पर है, कीव नाइपर पर है, रोटरडैम राइन पर है, ठीक है। अब देखो एशिया की अगर बात करें तो हैनोई रिवर रेड रिवर पर है, यंगोन इरावडी पे है, न्यू दिल्ली यमुना पे है, ये तो पता होगा, है ना, और चटगांव कर्नाफुली रिवर पर है, टोक्यो अराकावा, शंघाई यांजे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है ये, थोड़ा फैक्चुअल है, याद करना, बट वही है ना कि 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये सब चीज़ें रट जाती हैं, है ना, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से थोड़े नहीं आएंगे। अब जैसे ये सब नहीं पढ़ा होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो करना कितना डिफिकल्ट होगा, आता है या तो नहीं आता है, ठीक है। बट इसको एक बार रट लोगे ना तो ये जो फैक्चुअल वाली चीज़ें होती हैं वो ईजिली हो जाती हैं, ठीक है। और तो यूपीएससी भी थोड़ा फैक्चुअल होता जा रहा है, क्या पता अगले साल क्या पूछने लगे, ठीक है। चलो अब देखो मेजर सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिकन रिवर्स, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे। न्यूयॉर्क हडसन रिवर पर है, क्यूबेक सिटी सेंट लॉरेंस रिवर पर है, न्यू ऑर्लियंस मिसिसिपी पर है, ओटावाई रिवर पर है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम फैक्ट्स, वही मतलब उससे रिलेटेड थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। फिजी आइलैंड ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में है ना, ये तो पता ही होता है, फिजी आइलैंड पैसिफिक ओशन में पड़ता है। बेलेरिक आइलैंड ये मेडिटेरेनियन सी में, मजूली आइलैंड ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ना, रिवरीन आइलैंड जिसको बोलते हैं ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड मजूली है, ये कहाँ पर पड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ओके। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड कहाँ किसके मतलब कौन सी कंट्री में, इंडोनेशिया में, ओके। पूरी कंट्री ये आइलैंड से बनी हुई है इंडोनेशिया, ठीक है। एन आइलैंड लोकेटेड बिटवीन कैरिबियन सी एंड द अटलांटिक ओशन दैट इज नोन फॉर इट्स सॉल्ट प्लेट रिसोर्सेज, है ना, तो क्या ये कौन है, सेंट मार्टिन्स आइलैंड, ओके। पर्थ सिटी किस पे है, स्वान रिवर पर। लाहौर सिटी रवि पर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही वाशिंगटन डीसी है ना, ये पोटोमैक रिवर पर है, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक रिवर पर है। डीगो गार्सिया ये इंडियन ओशन में पड़ता है ना, इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रिटिशर्स, अभी भी इसको कंट्रोल करते हैं डीगो गार्सिया को, ओके। नेक्स्ट कुछ लेक्स और वाटरफॉल्स देख लेते हैं, है ना। तो देखो पहले लार्जेस्ट लेक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है, तो देखते हैं एशिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन सी, है ना, और कैस्पियन सी या सी बोल लो। अफ्रीका में विक्टोरिया लेक है, ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर है, यूरोप लडोगा, नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर लेक, है ना, ये भी हम लोग पढ़ेंगे लेक्स।
साउथ अमेरिका की टिटिकाका इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अंटार्कटिका की वोस्टॉक लेक, ठीक है। तो कैस्पियन सी को ही हम लोग लेक की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। इस वजह से इसमें लिस्ट में दे रखा है, ओके। अब ये देखो 5 लार्जेस्ट लेक्स ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। कैस्पियन सी, सुपीरियर, विक्टोरिया, हुरॉन, मिचिगन, तो ये याद रखना, ठीक है। ये तो थी यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज दे रखी थी, है ना, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कौन सी है। बट अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सबसे बड़ी है कैस्पियन सी, फिर सुपीरियर लेक, विक्टोरिया, हुरॉन लेक एंड मिचिगन लेक, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, कैसे भी याद कर लो, CSVHM, है ना। कुछ निमोनिक बनाओ तो बताना, है ना। CSV तो एक फॉर्मेट होता है, उससे याद कर लेना कंप्यूटर में, और HM कुछ भी कर लो। अब देखो 5 डीपेस्ट लेक्स ऑफ वर्ल्ड, है ना, डीपेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये भी याद रखना पड़ता है। बैकाल सबसे डीपेस्ट लेक है, ओके। लेक बैकाल ये रशिया में पड़ती है, ओके। लेक टंगेनिका, है ना, ये अफ्रीका में पड़ती है। कैस्पियन सी, वोस्टॉक और सैन मार्टिन, ये 5 लेक्स हो गए, डीपेस्ट की बात हो रही है, ओके। मेनली क्वेश्चन इन दोनों से बनता है, बाकी तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बैकाल और टंगेनिका ये दो याद रखना। अब इंपॉर्टेंट लेक्स ये भी देखो, अगेन मैप से पढ़ोगे ना तो ईजी रहेगा, ठीक है। तो इसको एक बार मैप को बस एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे कि विक्टोरिया देखो यहाँ पे, न्यासा, उर्मिया, कैस्पियन सी, अराल, है ना, ब्लैक, ओनेगा, टिटिकाका, रेड लगून, है ना। ये देखो 5 वो इसकी अमेरिका के रिवर्स हैं, हुरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, सुपीरियर, है ना, एरी, ये 5 की बात हो रही है। होम्स अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी देखो 5 लार्जेस्ट लेक्स ऑन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन वॉल्यूम, अभी तक हम लोग एरिया की बात कर रहे थे, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम में भी सबसे बड़ी कैस्पियन है, फिर बैकाल, फिर टंगेनिका, सुपीरियर और मलावी, ओके। तो इन सबको एक पेज पे लिख लेना, बेस्ड ऑन वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, है ना, डीपेस्ट हो गया, तो वैसे याद करना ईजी रहेगा, ठीक है। अब वाटरफॉल की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा वो नहीं है क्या, चलो अभी भाई यहीं पे बता देते हैं। इसकी जो है ना, ये जो लेक्स हैं अमेरिका की, इसको ऐसे याद कर लो, होम्स, ओके। H से क्या हो जाएगा, हुरॉन, ओके। O से ओंटारियो, M से मिचिगन, E से एरी और S से सुपीरियर। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इन 5 में से कौन सी ऐसी लेक है जो एंटायरली इन इसमें अमेरिका में, क्योंकि ये बाकी के एक्चुअली यहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, ये कनाडा का और USA का, तो बाकी सारी बॉर्डर पर पड़ती है। बट मिचिगन जो है ना वो सिर्फ USA में है, वो कनाडा में नहीं है, तो ये याद रखना, ओके। और बाकी इन 5 को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करने को भी आ जाता है, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना, ओके। चलो वाटरफॉल की बात करते हैं, ठीक है। बस 2-3 पेज और बचे, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओके। वाटरफॉल देखते हैं। एक है सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है ना, वो है सेल्टो एंजल, है ना, हाईएस्ट वाटरफॉल है ये सेल्टो एंजल, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। सेल्टो एंजल इट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। ये कहाँ पर पड़ता है, ये वेनेजुएला में है, ठीक है। सेल्टो एंजल, ये नाम याद रखना, वेनेजुएला में है, ओके। हाईएस्ट वाटरफॉल है। फिंगर लेक, है ना, ये USA में है। गार्डन ऑफ लेक, फिनलैंड। विक्टोरिया फॉल्स इज रिलेटेड टू जम्बेजी रिवर एंड नाइग्रा फॉल्स, ये नाइग्रा रिवर पर है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इसमें वही कंट्री याद रखनी है, ठीक है। एक है ट्यूजिला, ये साउथ अफ्रीका में है। ब्राउन, है ना, ये न्यूजीलैंड में है। ब्राउन वाटरफॉल्स न्यूजीलैंड। नाइग्रा ये बॉर्डर पर पड़ता है US और कनाडा के, ओके। रिबन ये कैलिफोर्निया USA में, ठीक है। तो 5 हो गए, एक ही सेल्टो एंजल और 4 ये। अब देखो हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सी है, टिटिकाका, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर पड़ती है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, याद कर लेना। डीपेस्ट, है ना, ये हम लोग ने देखा था बैकाल रेंज है, डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, बैकाल ये पढ़ चुके हैं। लेक आउट ऑफ, ये देखो वही चीज़ आ गई ना, वही क्वेश्चन। लेक आउट ऑफ मिचिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, एरी विच इज़ कम्प्लीटली लोकेटेड इन अमेरिका, तो कौन सी है, मिचिगन, ठीक है। ऐसे ही सवाल बनते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सुपीरियर, ओके। लेक सुपीरियर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ओके। अब देखो कैनल्स की बात करते हैं, है ना। सबसे बड़ा कौन सा है ना, लार्जेस्ट मैन मेड स्विस कनाल है, ओके। लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड, ओके। इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट एंड अफ्रीका है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक किसको कनेक्ट करता है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, ओके। और बाकी सब नेशनलाइजेशन याद करना नहीं है, ये भी याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट डैम्स, है ना, डैम्स देख लेते हैं। एक है असवान डैम, ये कहाँ पर है, इजिप्ट में है, और किसके ऊपर है, नाइल रिवर पर। ग्रैंड कुली डैम, ये USA में कौन सी रिवर पर है, कोलंबिया, है ना, रिवर कोलंबिया। करीबा, ये इंपॉर्टेंट है, करीबा डैम, है ना, ये न्यूज़ में था, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है, ये जम्बेजी रिवर पर पड़ता है। और विलो ये USA में है और रिवर फेदर के ऊपर है, ठीक है। तो ये 4 हो गए डैम्स। अब देखते हैं और कौन से सम अदर इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि टापू डैम, ये पराना रिवर पर है। हूवर डैम
ये रिवर कोलोराडो पर है। जुआवन डैम मेकॉन्ग रिवर पर है। नुरक डैम ये रिवर वक्श पर है। क्रोबो ये रिवर क्रोबो पे ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल है बट रटना पड़ेगा, इसमें कुछ ऑप्शन है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस वजह से, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर हम लोग एनसीईआरटी में भी कवर कर चुके हैं, है ना, अच्छे से डिटेल में जाके कॉन्सेप्चुअल हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग ली थी, ठीक है। तो वो वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखना एनसीईआरटी वाली। अब चलो यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं, है ना। जैसे कि गैसेस का हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको जैसे फिजिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा या नहीं, या तो फिजिक्स जिसमें 12th तक थी ना, उसमें हम लोग गेट्स पढ़ते हैं, है ना। तो नॉर गेट, एंड गेट, जॉर गेट, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही ये नॉर होता है ना, तो वही हो गया ये NOR, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, आर्गन का आर, ठीक है। आर्गन का जैसे शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ARE तो होता है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, आर, ठीक है। तो वही होगी, ये 3 याद कर लो बस, बाकी मत याद करो तब भी चलेगा। अब देखो और क्या इसमें पूछता है, साइक्लोन्स और उनकी लोकल नेम्स क्या हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इवन शायद UKPSC 24 में ही पूछा था, अभी हम लोग ने एनालिसिस किया था, है ना। तो उसमें पूछा था, सिरोको पूछा था शायद, है ना, या तो फिर UPPCS 23 में पूछा होगा, कहीं तो पूछा है इन दोनों में से, ठीक है। तो सिरोको पूछा था कि कहाँ पे इस बोला जाता है। तो ये देखो एक साइक्लोन है, और अच्छा ये लोकल साइक्लोन्स के नाम है, सॉरी मैं वो बता रहा था विंड के नेम्स, है ना, लोकल विंड के नेम क्या होती हैं, तो उसमें आता है वो सिरोको, है ना, पैम्पेरो और बोरा, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोन्स की बात हो रही है। साइक्लोन्स देखो, विली विली कहाँ पे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन्स USA में, टाइफून चाइना में, और बैगवाई फिलीपींस में, साइक्लोन इंडिया में, और टोर्नेडो करीबियन सी और नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, ठीक है। तो ये नाम याद कर लेना, 5-6 नाम है, पूछा जाता है इनमें। दो तो मतलब कुछ तो याद ही हो जाते हैं, जैसे साइक्लोन में इंडिया में बोला जाता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में होता है, हरिकेन्स USA में होता है ना, 2-3 याद करने पड़ते हैं बस, ठीक है। ये देखो विंड्स, इसी की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो इसमें ये सिरोको पूछा गया था, ये रहा, ठीक है। तो ये सहारा डेजर्ट, उसमें एक ऑप्शन था अफ्रीका, है ना, वही सही हो जाएगा, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है ना। तो ये सारे नाम याद कर लेना। एल्स पर मतलब फोन, विंड कहाँ पर चलती है, एल्स माउंटेन में। बोरा एडियाटिक सी, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस, खमसिन इजिप्ट, है ना, वैसे चिनूक USA, हबूब सूडान, ओके। इसमें एक और शायद नहीं दे रखी है, एक और होती है ब्रिक फील्डर, है ना। तो वो किस में होती है, वो होती है ऑस्ट्रेलिया में। इसको कैसे याद रखो, है ना, जैसे क्रिकेट देखते हैं ना, तो उसमें फील्डर्स होते हैं, है ना, और क्रिकेट में सबसे आगे तो ऑस्ट्रेलिया ही है ना, वर्ल्ड कप भी जीत गई थी इस बार 2023 वाला, ठीक है। तो फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग की वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गई है, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गई, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसी लगी ये सीरीज़। नेक्स्ट हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 डेज़ में स्टार्ट कर देंगे पॉलिटी को, और साथ में कोशिश करेंगे इन्वायरमेंट भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू।